हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत बढ़िया रहेंगे। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का टेक्सी क्लास के अंदर। सबसे पहले मैं आप सभी लोगों को कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं जिन्होंने भी फाउंडेशन एग्जाम क्वालिफाई करके इंटरमीडिएट लेवल पर एंट्री ली है, और उन सभी स्टूडेंट्स का वेलकम करता हूं जो लोग ग्रेजुएशन करने के बाद डायरेक्ट एंट्री रूट से इस कोर्स के अंदर आए हैं। दोस्तों बहुत ज्यादा समय ना लेते हुए मैं डायरेक्टली अपने सब्जेक्ट पे आता हूं और उसके बारे में आप लोग को बताता हूं। हम लोग पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों टैक्सेशन, वन ऑफ द बेस्ट इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट इन आवर करिकुलम। फाउंडेशन लेवल पे या फिर ग्रेजुएशन लेवल पर आप लोगों ने अकाउंट्स पढ़ रखा है, आपने लॉ पढ़ रखा है। जो ग्रेजुएशन करके आए हैं उन्होंने कॉस्टिंग भी पढ़ रखा है और टैक्सेशन भी पढ़ रखा है, लेकिन बिलीव मी आपने जो ग्रेजुएशन लेवल पे पढ़ा है वो केवल और केवल एक ट्रेलर था। पूरी की पूरी मूवी जो आपको दिखाई दी जाएगी वो इस इंटरमीडिएट लेवल पे दिखेगी और उसके बाद फाइनल लेवल पे दिखेगी। तो आप ये कह सकते हो कि 25 to 30% आप लोगों को इंटर लेवल पे स्वाद मिलेगा और बाकी फाइनल लेवल पर आप इस सब्जेक्ट का स्वाद चखने वाले हो। यानी कि ये जो सब्जेक्ट है ये आपको इंटरमीडिएट लेवल पर भी पढ़ना है और इसे को आपको फाइनल लेवल के अंदर भी पढ़ के चलना है। हमारे पास डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्स दो चीजें रहेंगी। इंटर लेवल पे ये दोनों एक ही सब्जेक्ट के अंदर आएंगी, लेकिन फाइनल लेवल में आप लोग डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स दोनों अलग अलग पढ़ रहे होंगे 100 मार्क्स के लिए। तो आप समझ सकते हैं कि आपका एक तरीके से फाउंडेशन बनेगा इस सब्जेक्ट का इंटर लेवल पे, और जिसने अपनी फाउंडेशन मजबूत कर ली उसको फाइनल लेवल पर कोई भी दिक्कत निकल कर नहीं आती। अब समझते हैं सर कि ये सब्जेक्ट का बैकग्राउंड क्या है। जैसे अकाउंट्स जो है वो प्रैक्टिकल है, कॉस्टिंग जो है वो प्रैक्टिकल है, लॉ जो है वो प्रोविजन बेस्ड है। सर ये टैक्सेशन का नेचर कैसा है, इसका कैरेक्टर बताओ कि किस तरीके से ये सब्जेक्ट जो है वो फ्रेम किया गया है और एग्जाम में कैसे पूछा जाता है। तो दोस्त मेरे, ये जो हमारा टैक्सेशन सब्जेक्ट है ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है प्लस लॉ बेस्ड है। आपको लॉ समझना है, प्रोविजन समझना है और उसके बेसिस पे आपसे एग्जाम में प्रैक्टिकल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। यानी कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन यहां से नहीं बनने वाले हैं। कोई डेफिनेशन स्ट्रेट अवे आपसे नहीं पूछी जाएगी। ऐसा नहीं कह रहा हूं कि पूछा नहीं सकते, पूछ सकते हैं, इंस्टीट्यूट कुछ भी पूछ सकता है, लेकिन जनरली आपका जो थ्योरी है, जो डेफिनेशंस है वो नहीं आती है। प्रोविजन बेस्ड, केस बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं एंड मेजरली प्रैक्टिकल क्वेश्चंस यहां पर निकल कर आते हैं। तो हमें लॉ भी दिमाग में रखना है, प्रोविजंस को दिमाग में रखना है और उसको ध्यान में रखते हुए हमें प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। जितना आसान दिखता है, सुनने में लगता है, बिलीव मी उतना आसान नहीं है, लेकिन बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आपने इसमें इंटरेस्ट बना लिया, इसमें पकड़ बना ली, तो आप इजीली यहां पर एग्जामिनेशन स्कोर कर सकते हो। चीजों को आगे लेके चलूं उससे पहले कुछ अपने टीचिंग स्टाइल के बारे में आपको बताना चाहूंगा। मैं जब क्लास में आऊंगा तो सिर्फ और सिर्फ अपने सब्जेक्ट से लेकर ही बातें करूंगा। जो भी एग्जाम्पल्स आप लोग को दूंगा वो अपने सब्जेक्ट मैटर से लेकर दूंगा। मैं उस तरीके का टीचर नहीं हूं जो इधर उधर की बातें करे आपके साथ ड्यूरिंग द क्लास, गाना गा के सुनाए, नाच के दिखाए। ये सारी चीजें मुझे नहीं आती और करनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि इससे क्या होता है, आपके क्लास का ड्यूरेशन बढ़ जाता है और मेंटली साइकोलॉजिकली सब्जेक्ट बड़ा लगने लगता है, जबकि होता नहीं है। कुछ टीचर्स नाच गाना करते हैं, वो 2 घंटे का काम 3 घंटे में करके देते हैं, यानी कि क्लास का ड्यूरेशन बढ़ जाता है। और अपन नाच गाना नहीं करेंगे, अपन 2 घंटे का काम 2 घंटे में निपटाएंगे, जिससे कि क्लास का ड्यूरेशन भी कम रहेगा, ओवरऑल कंटेंट भी कम रहेगा, साइकोलॉजिकली सब्जेक्ट छोटा लगेगा, करने में अचीवेबल लगेगा और आप लोग का टाइम वेस्ट नहीं होगा। ठीक है, आपकी जो उम्र है इसमें आपको पढ़ना भी है, अपनी लाइफ को एंजॉय भी करना है, अपनी हॉबीज को भी परस्यू करना है और वो करना भी चाहिए, है ना। तो आप लोगों को बिल्कुल टू द पॉइंट एग्जाम ओरिएंटेड बातें होंगी। एग्जाम्पल्स अच्छे से प्रोवाइड करे जाएंगे, हर एक प्रोविजन का एग्जाम्पल हम लोग कर रहे होंगे, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कर रहे होंगे। हम जो आपको बुक देंगे वो एग्जॉस्टिव बुक है, आप उस पर बिल्कुल रिलाई कर सकते हो
उस बुक के अंदर भी क्वेश्चंस रहेंगे, वो क्वेश्चंस हम लोग क्लास के अंदर करेंगे। उसके अलावा हम लोग स्टडी मैट के क्वेश्चंस लगाएंगे, हम लोग पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस और आरटीपी भी सॉल्व करके चलेंगे। जब हमारा ये सिलेबस चलेगा दोस्तों, उस वक्त हम लोग हमारी बुक के क्वेश्चंस और स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस साइमल्टेनियसली निपटाते हुए चलेंगे। पास्ट एग्जाम क्वेश्चंस और आरटीपी के जो क्वेश्चंस हैं वो आप लोग को सिलेबस कवर होने के बाद मिलेंगे, जिनको आपको प्रैक्टिस के रूप में अपने पास लगा के चलना है। शुरू करने से पहले एक डिस्क्लेमर आपको देना चाहूंगा दोस्तों, ये जो टेक्स्ट का सब्जेक्ट है ये एक चंचल चिड़िया है, ये एक जगह पर स्थिर रहना नहीं चाहती, ये इधर उधर देश परदेश टहलना चाहती है। यानी कि आपने जो आज पढ़ा है, अगर आप इसे रिवाइज नहीं करोगे, और सिर्फ एक बार रिवीजन नहीं है, फ्रीक्वेंट रिवीजन्स चाहिए, जब तक आप उसके फ्रीक्वेंट रिवीजन्स नहीं करोगे तब तक यह सब्जेक्ट आपके दिमाग में टिकेगा नहीं। आप सोचो कि हम पहले क्लास कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद हम रिवीजन्स कर लेंगे, तो दोस्तों जब क्लास कंप्लीट होगी और अगर आपने साथ के साथ रिवीजन्स नहीं लगाए होंगे तो बिलीव मी आपको लगेगा कि आपने सब्जेक्ट पढ़ा ही नहीं है। ये अकाउंट्स नहीं है जहां पर कुछ जर्नल एंट्रीज अगर आप समझ लेते हो तो पूरा चैप्टर बन जाता है। ये कॉस्टिंग नहीं है जहां पर आपने कुछ फॉर्मूलाज कुछ फॉर्मेट्स दिमाग में रख लिए तो आपका काम बन जाता है। यहां पर बात बात पे प्रोविजन निकलेंगे, प्रोविजंस के एक्सेप्शंस निकलेंगे, बहुत सारी कंडीशंस निकलेंगी, और वो सभी चीजें आपको एक साथ अप्लाई करके क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मतलब मल्टीपल चीजों की एप्लीकेशन आ रही होगी, बहुत सारी लिमिट्स आएंगी, बहुत सारे प्रोविजंस आएंगे, तो वो सारी चीजें आपके दिमाग में तभी रहेंगी जब आप उसे फ्रीक्वेंटली रिवाइज करेंगे। एटलीस्ट आप लोगों से 3 रिवीजन हम एक्सपेक्ट करते हैं। जो भी हम आज पढ़ाएंगे आपको मेक श्योर करना है कि उसे आप सेम डे पे रिवाइज कर रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने आज 2 घंटे की क्लास लगाई, तो इस 2 घंटे की क्लास को अगर आप सेल्फ रिवीजन पे जाओगे तो 30 to 45 मिनट्स के अंदर आप पूरी क्लास को रिवाइज कर सकते हो। सो यू हैव टू मेक श्योर कि जैसे ही आपकी आज की क्लास निपटती है, आप 30 to 45 मिनट्स इन्वेस्ट करके इस पूरे के पूरे प्रोविजन को एक बार रिवाइज कर लोगे, पूरी की पूरी क्लास को रिवाइज कर लोगे। फिर नेक्स्ट डे क्लास लगाने से पहले, क्लास अगली लगाने से पहले आपको पिछली क्लास का एक बार और रिवीजन करना है। अगेन, अब आपने 30 to 45 मिनट्स पहले इन्वेस्ट कर रहे हुए हैं, तो अब आपको और कम समय लगेगा। लेट्स से आपको 20 to 30 मिनट्स लगेंगे इसको दूसरी बार रिवाइज करने पे। अब जब ये दूसरी बार रिवाइज हो जाएगा तो आप इसका थर्ड रिवीजन करेंगे 7th डे पे। यानी कि जो आज हमने पढ़ा है, लेट्स से आज 1 तारीख है, तो आज हमने जो 1 तारीख को पढ़ा है वो हम 1 को रिवाइज कर लेंगे। फिर हम 2 तारीख को क्लास लगाने से पहले 1 तारीख वाला रिवाइज कर लेंगे, और फिर 1 तारीख को जो हमने पढ़ा था वो हम 7th डे पे रिवाइज कर लेंगे। अगर आप ऐसा कर लेते हो तो बिलीव मी, आपकी टेक्स्ट के अंदर एग्जेम्पशन लाने से कोई नहीं रोक सकता। देखिए, हम लोग जिस करिकुलम के अंदर आए हैं, जिस कोर्स के अंदर हम लोग आए हैं, यहां पे सिलेबस बहुत वास्ट है और फेलियर परसेंटेज ज्यादा इसीलिए है कि लोग सिस्टमैटिक तरीके से इस कोर्स को अप्रोच नहीं करते। सिलेबस बहुत ज्यादा है, फ्रीक्वेंट रिवीजन्स नहीं लगेंगे तो दोस्त आप एग्जाम क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है सीए कोर्स के अंदर जो बहुत टफ है, जो आपके समझ के परे है, ऐसी कोई बातें नहीं है। सब कुछ आपको समझ में आएगा। जब आप क्लास कर रहे होगे एक एक चीज आपके दिमाग में आएगी, आपको लगेगा यार ये तो ठीक था, इजी था, समझ में आ जाएगा। पता नहीं लोग क्यों कहते हैं कि सीए टफ है। सीए टफ इसलिए है क्योंकि हम उसका रिवीजन नहीं करते। सेम गोज विद सीएमए, सेम गोज विद सीएस, कि वो टफ क्यों है, क्योंकि हम उसका रिवीजन नहीं करते, हम सिस्टमैटिक तरीके से सब्जेक्ट को अप्रोच नहीं करते। ठीक है, तो मैं हर एक जगह पर आपको बताकर चलूंगा कि कौन सी चीजें आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप मार्क करके चलेंगे। मैं जो भी क्लास में नोट्स बनाऊंगा उसकी मैं सॉफ्ट कॉपी, जो क्लास नोट्स है वो हम ड्राइव पर अपलोड कर देंगे, ताकि इन केस आपने अगर क्लास में नोटिंग नहीं करी है तो बाद में आप उसे आराम से नोट कर सकते हो। ठीक है, मेक श्योर कि आप उसका प्रिंट ना निकालो। जो भी मैं क्लास में नोट्स बनवाऊंगा, जो भी मैं क्लास में चार्ट्स बनाऊंगा, यू हैव टू राइट इट ऑन योर रजिस्टर बाय योरसेल्फ। उसका प्रिंट मत निकालना।
ठीक है, क्योंकि जब आप खुद से लिखोगे चीजों को तो आपके दिमाग में वो ज्यादा समय तक रिटेन रहने वाली। ठीक है, तो सर ज्यादा समय ना लेते हुए अब हम लोग मेन हमारा जो चैप्टर है, हमारा जो सब्जेक्ट है इनकम टैक्स, उसे स्टार्ट करते हैं। जो भी आपको डाउट्स आएंगे उसके लिए आप लोग को मेरा व्हाट्सएप नंबर दे दिया जाएगा, आप अपने डाउट्स उस व्हाट्सएप नंबर पर मेरे से रिजॉल्व करवा सकते हो। जवाब देने में देर सवेर हो सकती है तो उसके लिए गुस्सा मत करिएगा, लेकिन आपको आपके जवाब मिल जरूर जाएंगे, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। ठीक है, और मैं आपको एक टाइम स्लॉट भी बता दूंगा जिस टाइम स्लॉट पे आप मेरे से कॉल पे बात कर सकते हो। ठीक है, अगर मान लो हमने आपका डाउट रिजॉल्व नहीं किया ओवर द व्हाट्सएप तो एक टेन्योर आपको दे दिया जाएगा, एक टाइम आपको दे दिया जाएगा, उस टाइम फ्रेम पे आप मेरे से कॉल करके पर्सनली अपना डाउट जो है वो रिजॉल्व कर सकते हैं। सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड डाउट्स नहीं, मैं आपको एनकरेज करूंगा कि आपके अपने जो अदर इश्यूज हैं, जो आप अपने पेरेंट्स से बात नहीं कर सकते, वो भी अगर आप चाहो तो वो आप अपना दिल मेरे साथ खोल सकते हो। आई विल ट्राई टू रिजॉल्व इट, ट्राई टू प्रोवाइड यू द बेटर सॉल्यूशन फॉर इट। तो जो भी आपकी पर्सनल प्रॉब्लम्स भी हैं जिनसे आप जूझ रहे हो, जो आपको लगता है कि आपको मेरे साथ शेयर करनी चाहिए, देन यू कैन फील फ्री टू आस्क मी अबाउट दिस। कोई भी मैटर हो, कोई भी मैटर हो, XYZ वो कोई भी मैटर हो, आप उसके लिए मेरे से संपर्क कर सकते हो। जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, जो भी मेरी समझ है, उसके हिसाब से मैं आपको सही सलाह देने की कोशिश करूंगा। आगे आपकी मर्जी कि आपको उसका क्या करना है। राइट, तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारा सब्जेक्ट। हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं दोस्तों इनकम टैक्स से। चलिए दोस्तों, अब अपनी चर्चा शुरू करते हैं और समझते हैं कि सर टैक्स क्या है, व्हाट इज टैक्स। और टैक्स मैं आपको समझाऊं उससे पहले मैं आपको पुरानी मूवीज की तरफ ले चलता हूं। सर मूवी की बात करेंगे? हाँ बेटा, मूवी की बात करेंगे। मैंने आपसे कहा था कि मेरे जो एग्जाम्पल्स होंगे वो सब्जेक्ट मैटर से ही रिलेट करेंगे, तो अभी मैं उन पुरानी मूवीज के प्लॉट्स को आपके इस टैक्स से रिलेट कराने की कोशिश करता हूं। पुरानी मूवीज में क्या होता था राजा बेटा? सर पुरानी मूवीज में कुछ भाई लोग हुआ करते थे। सर ये आपके सलमान भाई नहीं है, भाई लोग हुआ करते थे, एरिया के गुंडे जिसको बोलते हैं, उनको प्यार से भाई बोला जाता था। ये लोग क्या करते थे, ये लोग अपने एरिया में जो शॉप्स रहती थी उन शॉप से हफ्ता वसूलते थे। उन शॉप से ये लोग हफ्ता वसूलते थे और इस हफ्ते को वो लोग नाम देते थे प्रोटेक्शन मनी। प्रोटेक्शन मनी कि आपको अगर इस एरिया में काम करना है तो आपको हमें हफ्ता देना पड़ेगा और हम आपको दूसरे एरिया के गुंडे लोगों से प्रोटेक्ट करके चलेंगे, कोई भी आपको परेशान नहीं करेगा। इसके लिए आपको हमें क्या देना पड़ेगा? हफ्ता देना पड़ेगा। ये जो हफ्ता रिकवर किया जाता था इन शॉप से, ये जो लोग थे मजबूरी में देते थे, डर से देते थे, ये देना नहीं चाहते थे। लेकिन अगर ना दें तो सर ये जो है भाई, ये क्या करता था सर? रामपुरी चाकू रखता था अपने पास, रिवॉल्वर रखता था अपने पास। तो बेसिकली ये जान का डर बना के रखता था कि अगर तुमने मुझे हफ्ता नहीं दिया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। राइट, अब यहां जो लोग थे, जो लोग हफ्ता देते थे, वो देना नहीं चाहते थे लेकिन मजबूरन उन्हें हफ्ता देना पड़ता था। तो बेसिकली ये जो भाई लोग थे, ये लोग मनी एक्सटॉर्शन कर रहे थे और इलीगल वे में कर रहे थे। लेकिन हमारी गवर्नमेंट जो है वो भी इन लोगों से एक्सटॉर्शन करती है। ये लोग जो पैसा कमाते हैं उस पैसे में से अपना कट मांगती है हमारी गवर्नमेंट। हम जो पैसा कमा रहे हैं इसमें गवर्नमेंट अपना कट मांगती है कि भाई साहब आपको हमारा कट देना पड़ेगा अगर आपको इस देश में रहना है। इस देश में रहना है, इसके नियम कानून आपको फॉलो करने हैं। दोस्त आपको टैक्स तो है वो पे करके चलना पड़ेगा। बेसिकली टैक्स क्या है सर? टैक्स एक कंपलसरी चार्ज है। जिसे लेवी किया है गवर्नमेंट ने, जिसे लेवी किया है गवर्नमेंट ने, और ये लेवी हुआ है
बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। अथॉरिटी ऑफ लॉ से मेरा क्या मतलब है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट को पावर दी है कि आप टैक्स जो है वो इंपोज कर सकते हो, आप टैक्स रिकवर कर सकते हो, और कोई भी व्यक्ति अपना हार्ड अर्न्ड मनी किसी को देना नहीं चाहता, इसीलिए इसको कंपलसरी किया गया। कंपलसरी चार्ज है, आप देना चाहो चाहे ना देना चाहो, मतलब वॉलंटरली नहीं है। अगर वॉलंटरली हो तो कोई भी व्यक्ति टैक्स का पेमेंट करे ही ना। वॉलंटरली हो तो कोई भी व्यक्ति कभी भी टैक्स का पेमेंट करे ही ना, इसीलिए इसे एक कंपलसरी चार्ज के रूप में लगाया जाता है। अब अगर मैं बात करूं कि ये इन भाई लोगों में जो लोग हफ्ता वसूलते हैं और हमारी गवर्नमेंट में कोई भी फर्क नहीं है, इनको भी पैसा देने में, हफ्ता देने में हमारी जान निकलती है, हमारा दिल नहीं करता, लेकिन क्योंकि जान का खतरा है इसलिए देते हैं। गवर्नमेंट को भी अपना हार्ड अर्न्ड मनी देने का मन नहीं करता, लेकिन क्योंकि इस देश में रहते हैं तो इस देश का कानून मानना पड़ेगा। नहीं मानेंगे तो सर जेल दर्शन तक हो सकते हैं। इसीलिए हम खौफ से, डर से क्या करते हैं, गवर्नमेंट को टैक्सेस का पेमेंट करके चलते हैं। अब फर्क क्या है इन भाई लोगों में, इन गवर्नमेंट में? ये भाई लोग जो हफ्ता वसूलते थे वो इल्लीगल था। वो रामपुरी चाकू रखा करते थे और आपके काउंटर पे लाकर यूं चाकू डाल देते थे और आप डर के पैसा उनको देते थे। तो बेसिकली वो लोग जो कर रहे थे वो इल्लीगल था, वो एज पर लॉ नहीं था। लेकिन यहां पर टैक्सेस जो इंपोज किए गए वो एज पर अथॉरिटी ऑफ लॉ करे गए। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने, जो कि सुप्रीम लॉ है इंडिया का, इसके ऊपर कुछ नहीं है। जितने भी आपके लॉज हैं, जितने भी आपके रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, जो कानून आपके देश में लगाए जाते हैं, वो सब इससे बैक्ड हैं। उन सब को अधिकार मिला कहां से है? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने गवर्नमेंट को राइट दिया है कि आप लोगों से टैक्सेस ले सकते हो। अब नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि सर गवर्नमेंट टैक्स लगाती क्यों है? गवर्नमेंट टैक्स लगाती क्यों है? तो सर इसका सबसे इंपॉर्टेंट जो रीजन है, जो किताबों में लिखा हुआ है, हकीकत में कितना होता है नहीं होता वो मैटर ऑफ डिबेट है, लेकिन पर्पस जो है टैक्सेस लेवी करने का वो है वेलफेयर ऑफ द पब्लिक। सोच के देखो, रोड बनानी है तो गवर्नमेंट कहां से पैसा लाएगी? क्या आप रोड बनाने के लिए पैसा दोगे सरकार को? सरकार को डिफेंस करना है, आपको प्रोटेक्ट करना है चाइना से, पाकिस्तान से, श्रीलंका से, जो हमारे देश के दुश्मन हैं उनसे। डिफेंस की जरूरत है, आर्मी की जरूरत है, पैसा लगेगा सर इसमें। क्या आप डिफेंस के लिए अलग से पैसा दोगे? गवर्नमेंट स्कूल्स चलते हैं जहां पर फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करी जाती है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स चलते हैं जहां पर फ्री इलाज आपको प्रोवाइड किया जाता है। कोर्ट कचहरी है सर, लॉ एंड ऑर्डर, ये सब देश में मेंटेन हो रहा है। कोई चोरी चकारी अगर होती है तो पुलिस है उसके अगेंस्ट एक्शन लेने के लिए। आपके खिलाफ कोई साजिश रचता है तो उसके लिए पुलिस है। आपका डिस्प्यूट हो जाता है तो उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करने के लिए कोर्ट कचहरी है। तो सर ये जो वेलफेयर है पब्लिक का, ये सारे काम करने में पैसे लगेंगे, और अगर आपसे इन चीजों के लिए पैसा मांगा जाए तो आप मना कर दोगे, आप नहीं दोगे। सेकेंडली, हम कौन से व्यक्ति से कितना पैसा लें रोड के लिए, डिफेंस के लिए, गवर्नमेंट स्कूल्स के लिए, हेल्थ के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के लिए और तमाम चीजों के लिए, ये कैसे पता लगेगा? नहीं पता लगेगा। तो सरकार क्या करती है? सरकार आपसे टैक्स लेती है और टैक्स के पैसे को वो वेलफेयर ऑफ पब्लिक में खर्च करती है। तो आपका पैसा जो उसने आपसे टैक्स के रूप में लिया, वो आपको वो वापस कर देती है रोड्स के तौर पे,
डिफेंस के तौर पे, गवर्नमेंट स्कूल्स के तौर पे, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स के तौर पे, लॉ एंड ऑर्डर के तौर पे आपको वापस दे दिया जाता है। मतलब गवर्नमेंट अपने लिए पैसा नहीं लेती, गवर्नमेंट टैक्स का पैसा आपसे लेती है आपके लिए। गवर्नमेंट एज अ सर्वेंट आपके लिए काम कर रही है, गवर्नमेंट आपको ये सारी सुख सुविधाएं दे रही है, इसी के लिए गवर्नमेंट आपसे क्या कर रही है राजा बेटा, पैसा चार्ज कर रही है टैक्स का। ठीक है, तो टैक्स क्या है सर, कंपलसरी चार्ज है, आप देना चाहो चाहे ना देना चाहो आपको देना पड़ेगा। गवर्नमेंट लेवी करती है, और गवर्नमेंट के पास पावर कहां से आई है, अथॉरिटी कहां से आई है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने उसको अथॉरिटी दी है कि वो टैक्सेस लेवी करेगी। टैक्स क्यों लगाया जाएगा सर, टैक्स वेलफेयर के लिए लगाया जाएगा, पब्लिक के वेलफेयर के लिए, आपका पैसा आपके ऊपर ही खर्च कर दिया जाएगा। गवर्नमेंट का इसमें कोई भी इंटेंशन नहीं है, मैलिशियस कोई भी इंटेंशन नहीं है, एज पर बुक्स तो नहीं है। हालांकि आपको अच्छे से पता है कि हमारे टैक्स के पैसे को बहुत अलग अलग तरीके से मिसयूज किया जाता है, बहुत सारा करप्शन होता है, लेकिन वो एक अलग चीज है, उसके बारे में अपन चर्चा नहीं करेंगे। अपन एज पर बुक्स बात करते हैं। तो एज पर बुक्स ऑन पेपर आपसे जो टैक्सेस लिए जाते हैं वो आपके भले के लिए ही लिए जाते हैं, जो आपसे लिया जाता है वही आपको वापस कर दिया जाता है। अब सर अगला सवाल आता है कि गवर्नमेंट हमारे से कितने तरीके के टैक्सेस लेती है। अगला सवाल आता है कि गवर्नमेंट हमसे कितने तरीके के टैक्सेस लेती है। तो दोस्त दो ही तरीके के टैक्सेस हैं, एक है आपका डायरेक्ट टैक्स और एक है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। दो तरीके के टैक्सेस आपके पास है, एक है डायरेक्ट और एक है इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्स क्या है सर, जैसे आप इनकम टैक्स पे करते हो, जैसे आप म्युनिसिपल टैक्सेस पे करते हो, आपका हाउस टैक्स हो गया, वाटर टैक्स हो गया, ये जिसके ऊपर लेवी करे जाते हैं और जो पर्सन इसे पे करता है वो दोनों सेम होते हैं। जिस पे लेवी किए जाते हैं एंड जो व्यक्ति पेमेंट करता है वो सेम पर्सन पे होता है। ठीक है, तो अगर मैंने इनकम अर्न करी है तो उस इनकम पे टैक्स पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी मेरी है। उस मेरी अर्नड इनकम पे मेरे पापा, मेरी मम्मी, मेरा भाई, मेरा बहन, मेरा पड़ोसी, मेरा दोस्त, मेरी बीवी, मेरा बच्चा टैक्स पे नहीं करेंगे, मैं ही टैक्स पे करूंगा। मैंने इनकम अर्न करी है तो मैं ही टैक्स पे करूंगा। मेरा घर है और मेरे घर पे हाउस टैक्स लगा है तो मैं ही पे करूंगा। मेरे घर पे जो वाटर सप्लाई आ रही है उस वाटर सप्लाई पे जो वाटर टैक्स लगा है उस पे मैं ही टैक्स पे करूंगा। आई कैन नॉट शिफ्ट द बर्डन टू अनदर पर्सन। ठीक है, तो अपन जो बर्डन है उसे शिफ्ट नहीं कर सकते, दैट इज बर्डन कैन नॉट बी शिफ्टेड। आप दूसरे व्यक्ति पे बर्डन शिफ्ट नहीं कर सकते। वेयर एज इनडायरेक्ट टैक्स जो होता है उसके एग्जाम्पल्स के तौर पे आप समझ सकते हो सर, जीएसटी, आपकी कस्टम ड्यूटी, ये सब आपके इनडायरेक्ट टैक्सेस है। इसमें क्या रहता है सर, इसमें जो लेवी होती है एंड जो पेमेंट होती है वो अलग अलग पर्सन करते हैं, वो अलग अलग पर्सन करते हैं ऑन डिफरेंट पर्सन। लेवी किसी और के ऊपर होगा और उसका पेमेंट कोई और व्यक्ति करके चलेगा। ठीक है जी, दैट इज इसमें बर्डन कैन बी शिफ्टेड। ठीक है, जैसे आप शर्ट परचेज करने जाते हो, आप शर्ट परचेज करने जाते हो तो जो सेलर है वो आपसे शर्ट का पैसा तो लेता ही है। लेट से शर्ट 1000 रुपए की है तो वो आपसे शर्ट का पैसा तो लेता ही है, साथ के साथ वो आपसे इसके ऊपर जीएसटी भी रिकवर कर लेता है। यानी कि आप इसे
1050 देते हो, जिसमें 1000 शर्ट का है, 50 जीएसटी का है, और सेलर गवर्नमेंट के ऊपर, सेलर गवर्नमेंट को 50 वापस कर देता है। सेलर गवर्नमेंट को 50 पहुंचा देता है। यहां पर लेवी जो हुआ है वो हुआ है सेलर के ऊपर। यहां पर जीएसटी लेवी हुआ है सेलर के ऊपर, लेकिन जीएसटी का पेमेंट, या फिर मैं कहूं कि जीएसटी का बर्डन किसने बियर किया है? जीएसटी का पेमेंट या फिर जीएसटी का बर्डन किसने बियर किया है? बायर ने। सेलर ने अपना ऑब्लिगेशन, अपना टैक्स का बर्डन बायर के ऊपर पास ऑन कर दिया। तो इनडायरेक्ट टैक्स के अंदर गवर्नमेंट सेलर को अथॉरिटी देती है, गवर्नमेंट सेलर को पावर देती है कि हमने जो तेरे ट्रांजैक्शन पे, हमने जो तेरी सेल पे जीएसटी लेवी किया है, तू वो जीएसटी का पैसा अपने कस्टमर से रिकवर कर सकता है। हमें 50 रुपए से मतलब है, तू ये 50 रुपए अपने बायर से रिकवर करके हमको पहुंचा दे। लेवी इसके ऊपर किया, पूरा का पूरा जीएसटी लॉ सेलर के ऊपर लगता है, लेकिन सेलर इसका बर्डन अपने बायर पे डाल देता है। यानी कि इनडायरेक्टली बायर ने गवर्नमेंट को 50 रुपीज दिए, इनडायरेक्टली बायर ने गवर्नमेंट को 50 रुपीज दिए। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। मतलब जिसको बर्डन फेस करना पड़ा, जिसको बर्डन बियर करना पड़ा, वो व्यक्ति डायरेक्टली गवर्नमेंट को पैसा नहीं दे रहा, वो व्यक्ति सेलर को पैसा दे रहा है और सेलर उसके बिहाफ पे गवर्नमेंट के पास ये पैसा जमा कर रहा है। तो डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स, दो तरीके के टैक्सेस हमारे पास होते हैं। ठीक है जी। तो सर एक चीज हमने समझी कि टैक्स क्या होता है, दूसरी चीज हमने समझी कि टैक्स क्यों लगाया जाता है, और तीसरी चीज हमने सीखी कि कितने तरीके के हमारे पास टैक्सेस एग्जिस्ट करते हैं। एक मजे की बात बताऊं, हमारे यहां पे जो बेगर है, जो भिखारी है, वो भी टैक्सेस पे करते हैं। हमारा जो टैक्स स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से डिजाइंड है कि सर हमारे देश का एक एक व्यक्ति जो इनकम कमा रहा है, जो गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम कर रहा है, वो सरकार को टैक्सेस पहुंचा रहा है। मतलब देश का एक एक प्राणी टैक्स पेयर है। हो सकता है वो डायरेक्टली टैक्स पे कर रहा हो सकता है वो इनडायरेक्टली टैक्स पे कर रहा हो। जैसे मैंने आपसे कहा कि बेगर भी हमारे यहां पे टैक्स पेयर है। कैसे? सर बेगर तो कोई इनकम नहीं कमाता। ठीक है बेटा, बेगर कोई इनकम नहीं कमाता, वो बहुत मुश्किलों से अपना गुजारा करता है, भीख मांगता है लोगों से, 1 रुपया 2 रुपया 5 रुपया 10 रुपया उसको मिलता है, उससे वो अपना दिन का गुजारा कराता है। लेकिन मेरे बेटा बेगर गुड्स तो परचेस करता होगा ना, खाना परचेस करता होगा, सर घर में ब्रेड लेकर आता होगा, हो सकता है जैम लेकर आता हो सकता है अपने घर में एटलीस्ट ना कुछ हो तो मैच बॉक्स तो लेकर आता ही होगा। ठीक है, अपनी जिसको क्या बोलते हैं, माचिस। तो उस मैच बॉक्स पे भी टैक्स है दोस्त, उस पे भी टैक्स है। आप जो ब्रेड ले रहे हो उस पे भी टैक्स है। तो आपने जब ब्रेड परचेस किया तो इनडायरेक्टली आपने टैक्स का पेमेंट किया। आपने जब मैच बॉक्स परचेस किया तो इनडायरेक्टली आपने टैक्स का पैसा गवर्नमेंट को पे किया, राइट। तो सर हमारे यहां पर जो ऐसा स्ट्रक्चर है जहां पर एक बेगर भी रहेगा ना, वो भी क्या करेगा बेटा? टैक्सेस का पेमेंट करके चलेगा। ठीक है जी। अब जल्दी से अभी तक जितनी बातें करी उसको हम लोग एक बारी बुक से देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन। इन अ वेलफेयर स्टेट गवर्नमेंट टेक्स प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन द वेलफेयर स्टेट, लोगों का भला करने के लिए, गवर्नमेंट टेक्स द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द वेलफेयर ऑफ इट्स सिटीजन एज इन द मैटर्स ऑफ हेल्थ केयर, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, सोशल सिक्योरिटी,
एंड अदर डेवलपमेंट नीड्स टू फैसिलिटेट दिस गवर्नमेंट नीड्स रेवेन्यू। अब ये सब करने के लिए गवर्नमेंट को पैसा चाहिए। अब पैसा कहां से आएगा? तो जो टैक्सेशन है वो गवर्नमेंट के लिए प्राइमरी सोर्स ऑफ रेवेन्यू है। आपने बचपन में गवर्नमेंट बजट नाम का चैप्टर पढ़ा होगा। उस गवर्नमेंट बजट वाले चैप्टर के अंदर आपने देखा होगा गवर्नमेंट का रेवेन्यू साइड होता है बजट का, एक्सपेंडिचर साइड होता है बजट का, और रेवेन्यू साइड में जो टैक्सेशन है वो एक मेजर रोल प्ले करता है गवर्नमेंट के रेवेन्यू का। गवर्नमेंट जो भी खर्चे प्लान करती है वो उसी रेवेन्यू के बेसिस पे होते हैं, और उस बजट के अंदर ये बताया जाता है गवर्नमेंट द्वारा कि वो कितना पैसा टैक्सेस से कलेक्ट कर सकती है। The taxation is the primary source of revenue to the government for incurring such public welfare expenditure. In other words, government is taking taxes from the public through its one hand, and through another hand, it incurs the welfare expenditure for the public at large. तेरा तुझको सौंप दे क्या लागे सो मेरा, ऐसे ही कुछ है ना। तेरा तुझको सौंप दे क्या लागे सो मेरा, मतलब सर गवर्नमेंट ने हमसे पैसा लिया एक हाथ से, ये टैक्सेस का पैसा लिया, और ये हमारे लिए वेलफेयर कर दिया दूसरे हाथ से। हमको स्कूल प्रोवाइड कर दिया, हमको हेल्थ प्रोवाइड कर दी, हमको रोड्स प्रोवाइड कर दी, हमको इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, डिफेंस, लॉ एंड ऑर्डर, ये सब दे दिया। एक हाथ से टैक्सेस लिए और दूसरे हाथ से हमारे लिए सरकार ने खर्चा कर दिया। ठीक है, कहने और सुनने में कितना अच्छा लगता है दोस्तों। However, no one enjoy handing over his hard earned money to the government. कोई भी व्यक्ति अपना हार्ड अर्नड मनी, दिन रात मेहनत करने के बाद जो पैसा कमाया है, वो कोई भी व्यक्ति गवर्नमेंट को टैक्सेस के रूप में देना नहीं चाहता। इसीलिए गवर्नमेंट ने टैक्सेस को कंपलसरी किया और एनफोर्स्ड कंट्रीब्यूशन टू द गवर्नमेंट रेवेन्यू बाय द पब्लिक। तो टैक्सेस को कंपलसरी किया गवर्नमेंट के लिए कि सर आपको गवर्नमेंट को टैक्सेस का पेमेंट करना पड़ेगा अगर आप टैक्सेस के दायरे में आते हो। तो गवर्नमेंट में लेवी इनकम टैक्स, टैक्सेस ऑन इनकम, टैक्सेस ऑन बिजनेस प्रॉफिट, वेल्थ, और ऐड टू इट कॉस्ट ऑफ सम गुड्स एंड सर्विसेज एंड ट्रांजैक्शन। तो बताया कि गवर्नमेंट टैक्सेस कहां से ले सकती है। गवर्नमेंट टैक्सेस इनकम से ले सकती है, गवर्नमेंट टैक्सेस बिजनेस प्रॉफिट से ले सकती है, गवर्नमेंट टैक्सेस आपके वेल्थ से ले सकती है। पहले लगा करता था वेल्थ टैक्स, पहले वेल्थ टैक्स लगा करता था, और अब सरकार ने उसे एबॉलिश कर दिया है, अब वेल्थ टैक्स नहीं लगता। और ऐड टू द कॉस्ट ऑफ सम ऑफ द गुड्स, ऐड टू द कॉस्ट ऑफ सम गुड्स और सर्विसेज, ऐड टू द कॉस्ट ऑफ सम गुड्स और सर्विसेज एंड द ट्रांजैक्शन। इस लाइन का मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब क्या है सर जी? इस लाइन का मतलब है कि गवर्नमेंट आपसे टैक्सेस जीएसटी के रूप में भी ले सकती है। गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर भी आपसे टैक्सेस लिए जा सकते हैं, यानी कि जीएसटी की बात चल रही है, कस्टम ड्यूटी की बात चल रही है। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं सर। ये तो बैकग्राउंड हमें समझ में आ गया कि टैक्सेस क्यों लगाए जाते हैं। अब बात करते हैं सर टैक्सेस कितने तरीके के होते हैं। तो राजा बेटा जैसे मैंने आपको बताया दो तरीके के टैक्सेस होते हैं, एक होता है डायरेक्ट टैक्स और एक होता है आपका इनडायरेक्ट टैक्स। देयर आर टू टाइप्स ऑफ टैक्सेस, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। टैक्स ऑन विच इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट फॉल ऑन द सेम पर्सन। इंसिडेंस मतलब लेवी और इम्पैक्ट मतलब पेमेंट, बर्डन। तो सर लेवी और पेमेंट जब सेम पर्सन पे होती है तो वो डायरेक्ट टैक्स होती है, जैसे कि इनकम टैक्स। ठीक है, तो उसे अपन डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। जब आपका इंसिडेंस एंड इम्पैक्ट दो अलग अलग प्राणियों पे पड़ता है, जब इंसिडेंस और इम्पैक्ट दो अलग अलग प्राणियों में पड़ता है तो उसको अपन बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, जैसे कि आपका जीएसटी यानी कि कस्टम ड्यूटी, और बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, लेकिन अभी के लिए आपका जीएसटी सबसे बड़ा प्राइमरी सोर्स ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स है। ठीक है, गवर्नमेंट के लिए। तो सर जहां पर इंसिडेंस और इंपैक्ट सेम पर्सन पे आए वो डायरेक्ट, जहां पर इंसिडेंस और इंपैक्ट दो अलग अलग व्यक्तियों पे आए वो है आपका इनडायरेक्ट। इतनी चीजें मैंने भी आपको बता दी थी। अब हम डायरेक्ट टैक्स को और इनडायरेक्ट टैक्स को थोड़ा और डीप में समझने की कोशिश करते हैं। तो पहला पॉइंट, इंसिडेंस एंड इंपैक्ट फॉल ऑन द सेम पर्सन, इंसिडेंट एंड इंपैक्ट फॉल ऑन द टू डिफरेंट पर्सन। ये चीज हमने समझ ली। Assessee himself bear the such taxes, thus it pinches the taxpayer. सर पिंच नहीं, बहुत बड़ा पिंच होता है सर। जैसे मान लीजिए मैं
साल का 50 लाख रुपए कमाता हूं, हाइपोथेटिकल है दोस्त, हाइपोथेटिकल है। मान लीजिए मैं साल का 50 लाख रुपए कमाता हूं और इस 50 लाख पे मुझे सरकार को लेट सपोज 30% टैक्स देना पड़ता है। ठीक है, लेट सपोज मुझे इस पे 30% सरकार को टैक्स देना पड़ता है, यानी कि मैंने जो 50 लाख रुपए कमाया उसमें से सीधे सीधे 15 लाख रुपए मैं गवर्नमेंट को एज अ टैक्स पे कर देता हूं। तो सर ये बहुत बड़ी चोट है सर, दिल पे हम बड़ा भारी पत्थर रख के ये टैक्सेस का पेमेंट करते हैं हर साल, राइट। तो जो व्यक्ति 50 लाख रुपए कमा रहा है उसके ऊपर सरकार मान लो 30% से अगर टैक्स लगाती है, ये फुल एंड फाइनल नहीं है, अभी आगे समझेंगे, ये हाइपोथेटिकल सिचुएशन है। तो 50 लाख पे अगर 30% टैक्स लग रहा है तो मैं अपने हाथों से गवर्नमेंट के अकाउंट में 15 लाख रुपए जमा करूंगा अपने हाथों से, और जब मैं अपने हाथों से 15 लाख रुपए जमा करूंगा तो इट विल पिंच मी, इट विल हर्ट मी, राइट, कि हम अपना हार्ड एंड मनी दे रहे हैं सरकार को और सरकार इसके बदले में क्या सुविधा दे रही है। ठीक है, खून के आंसू निकलते हैं हम लोग को कोई भी उतनी सुविधा नहीं मिलती जितने हम लोग टैक्सेस गवर्नमेंट को पे कर देते हैं, राइट। खैर वो बातें बात की। इनडायरेक्ट टैक्स में ये हमें पिंच नहीं होता। टैक्स इज रिकवर्ड फ्रॉम द असेसी हु पासेस सच बर्डन टू अनदर पर्सन। तो यहां पे हम दूसरे व्यक्ति पे पास ऑन कर देते हैं तो हमें टैक्स पिंच नहीं होता। यानी कि सर ये 50 रुपए का जीएसटी लगाया तो इसके ऊपर था, ये 50 रुपए का जीएसटी जो शर्ट इसने बेची है 1000 रुपए की, उसके ऊपर इंपोज किया गया है, लेकिन गवर्नमेंट ने सेलर को एक अथॉरिटी दिया है कि तुम ये 50 रुपए रिकवर कर सकते हो अपने बायर से। तो सेलर बायर से 50 रुपए ले लेता है और बाद में वही 50 रुपए वो गवर्नमेंट को जमा कर देता है। तो सेलर को पिंच नहीं होता टैक्स, क्योंकि उसकी पॉकेट से नहीं जा रहा, इसकी पॉकेट से जा रहा है। इसको भी डायरेक्ट पिंच नहीं होता, क्यों? क्योंकि सर ये डायरेक्टली गवर्नमेंट को नहीं दे रहा, 50 रुपए ये गवर्नमेंट को दे रहा है, लेकिन इसको पता ही नहीं है कि ये 50 रुपए गवर्नमेंट को दे रहा है, ये शर्ट की वैल्यू के अंदर उसे इंक्लूड कर देता है। आप भी जब रेस्टोरेंट जाते हो खाना खाने के लिए, आपको जब बिल मिलता है तो बिल मान लीजिए है 1000 रुपए का, और 1000 रुपए में लेट सपोज कर लीजिए कि 40 रुपए की जीएसटी लगी हुई है, तो आप कभी भी जीएसटी पे उतना ध्यान देते नहीं। आप तो ये बोलते हो रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे, 1000 रुपए का बिल आ गया, आप जीएसटी मिलाकर बोलते हो, तो आप ये मान लेते हो कि रेस्टोरेंट के खाने की कॉस्ट ही इतनी है। हम टैक्स के पैसे को अलग से नहीं गिनते, क्यों? क्योंकि हमने डायरेक्टली उसे गवर्नमेंट को नहीं दिया, हमने सेलर को दिया, तो हमें लगता है कि रेस्टोरेंट का बिल ही इतना था। ठीक है, तो एक डायरेक्ट पिंच हमको समझ में नहीं आता। डायरेक्ट टैक्स किस पे लेवी किया जाता है? डायरेक्ट टैक्स लेवी किया जाता है बेटा इनकम के ऊपर। आपका इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो लेवी किया जाता है गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। ये इंपॉर्टेंट चीज है कि इनकम टैक्स किसके ऊपर लेवी हो रहा है, डायरेक्ट टैक्स किसके ऊपर लेवी हो रहा है, इनकम के ऊपर, और इनडायरेक्ट टैक्स लेवी हो रहा है गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर। आगे क्या बोलता है सर? ये प्रोग्रेसिव इन नेचर है। हायर टैक्स रेट आर लेवीड ऑन द पर्सन हायर अर्निंग द हायर इनकम एंड वाइस वर्सा। वेयर एज आपका जो इनडायरेक्ट टैक्स है वो रिग्रेसिव इन नेचर है, दैट ऑल पर्सन बियर इक्वल रेट ऑफ टैक्स ऑन गुड्स और सर्विस कंज्यूम बाय देम इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर एबिलिटी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को। मान लीजिए दो व्यक्ति हैं, एक तो मैं, ठीक है, एक तो मैं और एक मिस्टर अंबानी, हमारे मोटा भाई, या अंबानी तो पुराने हो गए, अब अडानी की बात। एक तो मैं, एक तो अडानी। ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैं कमाता हूं साल का 6 लाख रुपया, मैं कमाता हूं साल का 6 लाख रुपया। अडानी साहब कमाते हैं साल का 1000 करोड़ रुपया, ठीक है, शायद इससे भी ज्यादा। मैं कमाता हूं 6 लाख रुपए, अडानी कमाता है 1000 करोड़ रुपए। तो आपका जो डायरेक्ट टैक्स है, आपका जो डायरेक्ट टैक्स है, ये फोकस करता है, या कहो कि ये टारगेट करता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन पे।
ये टारगेट करता है इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन पे। सर मतलब जो व्यक्ति ज्यादा पैसा कमा रहा है उससे ज्यादा टैक्स लेता है और जो व्यक्ति कम पैसा कमा रहा है उससे कम टैक्सेस लेता है। तो भाई साहब मिस्टर अडानी जो इनकम टैक्स पे करेंगे, हाइपोथेटिकल बता रहा हूं फिर से, ये जो इनकम टैक्स पे करेंगे लेट सपोज रफली 43% करेंगे, लेट सपोज रफली 43% का ये टैक्स पे करेंगे, यानी कि इनके ऊपर 1000 करोड़ पे जो टैक्स लगेगा वो लगेगा 430 करोड़ रुपया, 430 करोड़ रुपया। और मैं जो सिर्फ और सिर्फ 6 लाख रुपए कमाता हूं साल का, मुझसे सरकार 12% का टैक्स लेगी। हाइपोथेटिकल है फिर से, मुझसे सरकार 12% का टैक्स लेगी, यानी कि मेरा जो टैक्स निकलेगा वो निकलेगा सिर्फ और सिर्फ 72,000 रुपीज। यानी कि जो व्यक्ति ज्यादा पैसा कमाएगा, जो व्यक्ति ज्यादा पैसा कमाएगा वो व्यक्ति ज्यादा टैक्स देगा, जो व्यक्ति कम पैसा कमाएगा वो कम टैक्स देगा। मतलब जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपके टैक्सेस भी बढ़ते चले जाएंगे। जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती चली जाएगी वैसे वैसे आपका टैक्स रेट भी इंक्रीज होता चला जाएगा। और अगर आप कम इनकम कमाते हो तो हो सकता है आपसे एक भी रुपए का टैक्स ना लिया जाए। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि आपसे एक भी रुपए का टैक्स ना लिया जाए। और जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ती जाएगी वैसे वैसे आपसे टैक्सेस भी ज्यादा लिए जाएंगे। राइट, ये तो हो गया डायरेक्ट टैक्स। ये इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन पे विश्वास करता है, इसीलिए ये प्रोग्रेसिव टैक्सेशन लगाता है, इसीलिए ये प्रोग्रेसिव टैक्स लगाता है। ठीक है जी, इसीलिए ये क्या करता है राजा बेटा, इसीलिए ये प्रोग्रेसिव टैक्स लगाता है। वेयर एज आपका जो इनडायरेक्ट टैक्स है, आपका जो इनडायरेक्ट टैक्स है ये कंट्रीब्यूट करता है टू इन्फ्लेशन, ये कंट्रीब्यूट करता है टू इन्फ्लेशन, ये महंगाई लेकर आता है। सेकेंडली ये रिग्रेसिव टैक्स है, इससे आपकी इनकम कंसीडर नहीं होती। ठीक है, ये आपकी इनकम कंसीडर नहीं करता कि आप कितना रुपया कमा रहे हो। मंझे मान लीजिए मैं आईफोन परचेस करता हूं, मैं आईफोन परचेस करता हूं एंड सपोज कर लीजिए आईफोन का प्राइस एक्सक्लूडिंग जीएसटी, सपोज कर लीजिए आईफोन का प्राइस एक्सक्लूडिंग जीएसटी 1 लाख रुपए का है और इस पे 18% की जीएसटी लगती है। यानी कि मुझे ये आईफोन 1,18,000 रुपए का पड़ता है। मैं 6 लाख रुपए कमा रहा हूं और मैं आईफोन खरीदता हूं। टेक्निकली तो नहीं खरीदना चाहिए क्योंकि इतनी इनकम पे इतना महंगा फोन अच्छा नहीं लगता, लेकिन चलो कोई बात नहीं, शौक बड़ी चीज है। तो सर मान लेते हैं कि मैं आईफोन खरीदता हूं और आईफोन का प्राइस एक्सक्लूडिंग जीएसटी 1 लाख रुपए का है। तो जब मैं आईफोन के स्टोर पे जाऊंगा, एप्पल के स्टोर पे जाऊंगा, वो मुझसे लाख रुपए आईफोन का चार्ज करेंगे और वो मुझसे 18% जीएसटी कलेक्ट कर लेंगे, यानी कि मुझे आईफोन 1,18,000 रुपए का पड़ेगा। अब बेटा अगर अडानी साहब भी आईफोन खरीदते हैं, वो तो खरीद सकते हैं ना, 1000 करोड़ रुपए कमाते हैं, वो तो आईफोन प्रो मैक्स कुछ भी ले सकते हैं। ठीक है ना, तो मिस्टर अडानी भी यही वाला आईफोन लेने जाते हैं जो मैं लेने जाता हूं, इनको भी सेम प्राइस पे आईफोन मिलता है। मतलब एप्पल स्टोर वाला इनको भी कहता है कि आईफोन 1 लाख रुपए का है और आपको इस पे 18% का जीएसटी देना है। मतलब वो व्यक्ति जो 6 लाख कमाता है उससे भी 18% की जीएसटी, वो व्यक्ति जो 1000 करोड़ कमाता है उससे भी 18% की जीएसटी। यानी कि
हम आपसे सेम टैक्स लेते हैं फ्रॉम एवरी पर्सन। हर एक व्यक्ति सेम रेट से टैक्स पे करता है, हर एक व्यक्ति सेम रेट से टैक्स पे करता है जीएसटी के अंदर। आपकी इनकम मैटर नहीं करती, आप अंबानी हो, अडानी हो, अनिल हो, मुकेश हो, सुरेश हो, रमेश हो, चिंटू हो, मिंटू हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि आपका जो डायरेक्ट टैक्स था वो आपकी इनकम को कंसीडर कर रहा था, वो देख रहा था कि जो व्यक्ति कम कमाता है उससे हम कम रेट से टैक्स लेंगे, जो व्यक्ति ज्यादा कमाता है उससे हम ज्यादा रेट से टैक्स लेंगे। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स कहता है नहीं सर, कोई भेदभाव नहीं, अमीर गरीब कोई फर्क नहीं पड़ता, सबसे एक ही रेट से टैक्स लिया जाएगा। इसको बोलते हैं रिग्रेसिव। सेकेंडली, आपका जो डायरेक्ट टैक्स है वो कभी भी इन्फ्लेशन में कंट्रीब्यूट नहीं करता, क्योंकि वो गुड्स और सर्विस पे नहीं लगता, वो इनकम पे लगता है। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज के ऊपर इंपोज किया जाता है, वो गुड्स एंड सर्विसेज का प्राइस बढ़ा देता है, इन्फ्लेट कर देता है, यानी कि वो इन्फ्लेशन को कंट्रीब्यूट करता है। लाख रुपए की चीज पे 18,000 की जीएसटी लग गई, वो 1,18,000 की हो गई। लाख रुपए की चीज जीएसटी लगने की वजह से 1,18,000 रुपए की हो गई, मतलब कि इन्फ्लेशन लेकर आता है आपका ये इनडायरेक्ट टैक्स। बात समझ में आ गया? तो मोटी मोटी चीज जो हमको समझने वाली है कि डायरेक्ट टैक्स के अंदर इंसिडेंस और इंपैक्ट सेम पर्सन पे आता है, बर्डन हम शिफ्ट नहीं कर सकते, इसकी वजह से ही हमको डायरेक्टली पिंच होता है। एग्जाम्पल के तौर पे इनकम टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स पे इंसिडेंस और इंपैक्ट दो अलग अलग व्यक्तियों पे आता है, इसमें हम बर्डन शिफ्ट कर सकते हैं, यानी कि ये हमें डायरेक्टली पिंच नहीं होता। एग्जाम्पल में जीएसटी आ गया। डायरेक्ट टैक्स आपका प्रोग्रेसिव नेचर का है, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी वैसे वैसे टैक्स रेट बढ़ेगा। इनडायरेक्ट टैक्स रिग्रेसिव नेचर का है, इससे फर्क नहीं पड़ता कि इनकम कितनी है, अंबानी खरीदने आया है, अडानी खरीदने आया है, कि जसमीत खरीदने आया है, कि चिंटू आया है, कि मिंटू आया है, इससे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो भी व्यक्ति सामान लेने आया है सबसे एक जैसा रेट ही कलेक्ट किया जाएगा। ये आपका कंट्रीब्यूट नहीं करता इन्फ्लेशन पे, ये आपका कंट्रीब्यूट नहीं करता इन्फ्लेशन में, नॉट कंट्रीब्यूट टू इन्फ्लेशन। जबकि आपका इनडायरेक्ट टैक्स कंट्रीब्यूट करता है टू इन्फ्लेशन। ये वाला पॉइंट ऐड कर लीजिए। वैसे जब हम लोग जीएसटी पढ़ेंगे तो वहां पर भी हम लोग सेम डिस्टिंग्विश पढ़ रहे होंगे, और वहां पर हमने इस चीज को इंक्लूड किया हुआ है। बहरहाल अभी के लिए आप इसको यहां पर रिकॉर्ड कर लीजिए कि आपका जो डायरेक्ट टैक्स है वो इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ जाता है। जो व्यक्ति ज्यादा कमा रहा है उससे ज्यादा टैक्सेस लेकर उसे बराबर बराबर लोगों में बांट देता है। जबकि आपका इनडायरेक्ट टैक्स ऐसा कुछ नहीं करता। सेकेंडली, आपका इनडायरेक्ट टैक्स इन्फ्लेशन पे कंट्रीब्यूट करता है, और डायरेक्ट टैक्स जो है वो आपका इन्फ्लेशन पे कोई भी इंपैक्ट नहीं करता है। ठीक है जी। अब बात करते हैं सर कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ टैक्सेस। इसको बताने से पहले आपको पता है कि सर हमारा जो स्ट्रक्चर है इंडिया का, जो फेडरल स्ट्रक्चर है वो कैसा है सर? सर हम टू वे सिस्टम पे चल रहे हैं। हमारे पास सेंट्रल गवर्नमेंट भी है, हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट भी है। दो तरीके की गवर्नमेंट है हमारे पास। एक हमारे पास सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट है, एक हमारे पास सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट है, और एक हमारे पास स्टेट गवर्नमेंट है। और दोनों का चुनाव कैसे होता है? दोनों का चुनाव इलेक्शन से होता है, यानी कि पब्लिक पिक करती है कि सर हमारी सरकार में कौन आएगा, हमारा देश कौन चलाएगा और हमारा स्टेट कौन चलाएगा। ये दोनों चीजें हमारी पब्लिक जो है वो इलेक्ट करके चलती है। इलेक्शंस होते हैं, इलेक्शंस के थ्रू जिस भी पार्टी के सबसे ज्यादा एमपीज बनते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्म करता है, और जिस पार्टी के सबसे ज्यादा एमएलए होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, वो व्यक्ति आपकी स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म करके चलता है, वो पार्टी स्टेट गवर्नमेंट फॉर्म करके चलती है। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने पावर्स को डिवाइड किया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने पावर्स को डिवाइड किया और कुछ चीजों पे
टैक्सेस लगाने का अधिकार, लॉ बनाने का अधिकार सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया, और कुछ चीजों पे टैक्सेस लगाने का अधिकार, लॉ बनाने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को दिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट को और हमारी स्टेट गवर्नमेंट को कुछ पावर्स दी कि भाई आप इन मैटर्स पे क्या कर सकते हो, आप इन मैटर्स पे टैक्सेस लगा सकते हो, आप इन मैटर्स पे लॉ बना सकते हो, जिसे पब्लिक को क्या करना पड़ेगा, जिसे पब्लिक को कंप्लाई करके चलना पड़ेगा, राइट। तो सर जैसे कि मैंने आपसे बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है वो हमारा सुप्रीम लॉ है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो है हमारा वो सुप्रीम लॉ ऑफ इंडिया है, इसके परे कुछ नहीं है सर। जितने भी लॉज हैं, जितने भी टैक्सिंग स्टैट्यूट हैं, वो सब इसी के अंदर आते हैं। सबको जन्म देने वाला व्यक्ति, सबको जन्म देने वाला व्यक्ति कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ही है। कोई भी ऐसा लॉ, कोई भी ऐसा टैक्सिंग स्टैट्यूट जो कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से नहीं बना, मतलब जिसको बनाने की पावर, जिसको बनाने का अधिकार कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने नहीं दिया, और अगर ऐसा कोई लॉ लाया जाता है तो वो वॉइड होता है, वो अल्ट्रा वायर्स होता है। पब्लिक को उस लॉ की कंप्लायंस करने की कोई भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट के लिए कुछ मैटर्स लिख दिए, कुछ टैक्सेस लिख दिए, कौन क्या इंपोज कर सकता है। और अगर उन मैटर्स के बियॉन्ड कोई लॉ लाया जाता है, उन मैटर्स के बियॉन्ड अगर कोई लॉ लाया जाता है, तो उस लॉ की कोई भी जुरिस्डिक्शनल पावर नहीं है, उसकी कोई भी जुरिस्डिक्शनल अथॉरिटी नहीं है, उसकी कोई भी जुरिस्डिक्शनल वैलिडिटी नहीं है। आप उसे क्या कर सकते हो, डिनाई कर सकते हो, इलीगल वॉइड बोल के उसे दरकिनार कर सकते हो। गवर्नमेंट पब्लिक को एनफोर्स नहीं कर सकती कि आप उसे फॉलो करें। देखिएगा, ये हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है, इसमें प्रीएम्बल है, 22 पार्ट्स हैं कंटेनिंग 444 आर्टिकल्स एंड 12 शेड्यूल्स। अब सर ये क्या है सर? सर ये एक तरीके से जैसे इंडेक्स होता है ना हमारा, आप कोई बुक खोलते हो, आपको किसी टॉपिक पे जाना है तो आप पन्ने नहीं पलटते, आप इंडेक्स पे जाते हो, इंडेक्स पे जाके देखते हो कि आपका वो चैप्टर कहां पर, कौन से पेज नंबर पर है। तो वैसे ही कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को बनाया गया है, इसमें प्रीएम्बल डाला गया है, इसका इंडेक्स बनाया गया है, इसके 22 पार्ट हैं जिसमें 444 आर्टिकल्स हैं और 12 शेड्यूल्स हैं। ये मिल के कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बनता है। आप इन 22 पार्ट्स को रीड करके समझ सकते हो कि आपको कौन सी आर्टिकल पढ़नी है, कौन से सब्जेक्ट मैटर पे आपको जाके बात पढ़नी है, मतलब कि सॉर्ट ऑफ इंडेक्स है, ठीक है। एनी टेक्स्ट लॉ विच इज नॉट इन कन्फर्मिटी विद द कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी ऐसा लॉ जो कन्फर्मिटी में नहीं है विद द कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब जिसको इंपोज करने की पावर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं देता, वो अल्ट्रा वायर्स हो जाएगा। अल्ट्रा वायर्स मतलब इलीगल और वॉइड होगा, उसकी कोई भी जुरिस्डिक्शनल वैलिडिटी नहीं है अगर वो चीज एज पर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। सम ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशंस आर गिवन बिलो। तो 444 आर्टिकल्स हैं, हमें वो सब नहीं पढ़ने, हमें टैक्स से रिलेटिंग आर्टिकल्स पढ़ने हैं। तो आर्टिकल नंबर 265 बात करता है टैक्स की, और ये क्या कहता है? आर्टिकल 265 of the Constitution lays down that no tax shall be levied or collected except by the authority of law, कि आप कोई भी टैक्स इंपोज नहीं कर सकते, लेवी नहीं कर सकते, कलेक्ट नहीं कर सकते एक्सेप्ट बाय द अथॉरिटी ऑफ लॉ। ऐसा नहीं होगा कि रात को मोदी जी सो रहे थे और उनके सपने में शिव जी आए, राम जी आए, कृष्ण जी आए, सारे भगवानों ने उनको दर्शन दिए और कहा, हे मोदी वत्स, कल सुबह सुबह तड़के उठ के तुझे पार्लियामेंट जाना है और तुझे देश हित में, देश को 5 ट्रिलियन इकोनॉमी बनाने के लिए तुझे ये वाला टैक्स इंपोज करना चाहिए। और मोदी जी सुबह सुबह नहा धो के बढ़िया तैयार होके पार्लियामेंट पहुंचते हैं, सूटेड बूटेड, और अनाउंस कर देते हैं कि सर XYZ टैक्स जो है वो कल से लागू हो जाए। ऐसा करने की पावर मोदी जी के पास नहीं, मोदी जी ऐसा नहीं कर सकते, राइट। भले वो इस देश के प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके पास दुनिया जहान की पावर है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि उनके ऊपर भी एक चीज है जिसे बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो जो सुप्रीम लॉ है, जिसके पास सुप्रीम पावर है, वो है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि सर जब तक कोई सब्जेक्ट मैटर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में नहीं है, उसके ऊपर
अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने नहीं दी है, तब तक वो वाला टैक्स आप देश के अंदर नहीं लागू कर सकते। ठीक है, जैसे आपको पता होगा कि पहले हमारे पास जीएसटी नहीं हुआ करता था, पहले हमारे पास वैट, एक्साइज ड्यूटी वगैरह हुए करते थे। जीएसटी ताजा अभी कुछ 5-6 साल पहले जुलाई 2017 में देश में लाया गया। जुलाई 2017 से पहले हमारे पास जीएसटी नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि सर वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में ही नहीं था। तो पहले इन सब एमपीज ने मिलके, बेसिकली पार्लियामेंट ने मिलके क्या किया? पहले कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया को अमेंड किया। जब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अमेंड हुआ तो उसके अंदर जीएसटी को इंपोज करने की पावर डाली गई और बाद में उसी पावर का इस्तेमाल करते हुए जीएसटी को लाया गया। ठीक है, तो जब तक कोई चीज कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं होगी तब तक वो देश में नहीं लाई जा सकती। तो अगर कोई लॉ ऐसा है जो आपको देश में लाना है और वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, तो पहले पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना पड़ेगा, और जब कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड हो जाएगी तभी आप क्या कर पाओगे? वहां से पावर ड्रॉ करके उस लॉ को देश में लगा पाओगे। इट मीन्स tax proposed to be levied must be within the legislative competence, the legislature imposing the tax. तो जो टैक्स आप लगा रहे हो वो आपके लेजिस्लेटिव कंपीटेंस में आनी चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन ने सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर दी है कुछ मैटर्स पे टैक्सेस लगाने की, कुछ मैटर्स पे स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी है टैक्सेस लगाने की। तो अगर सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स लगाना चाहती है तो वो टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट के पावर में आना चाहिए, वो उनके जुरिस्डिक्शन में होना चाहिए एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। स्टेट गवर्नमेंट जिस मैटर पे टैक्स लगाना चाहती है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने ऑथराइज किया हो स्टेट गवर्नमेंट को इंपोज करने के लिए, तभी वो आप लगा सकते हो, अन्यथा आप उसे इंपोज नहीं कर सकते। आर्टिकल 246 रीड विद शेड्यूल 7। कितने आर्टिकल है? 444 आर्टिकल्स है, 12 शेड्यूल्स है। तो सर आर्टिकल 246 रीड विद शेड्यूल 7 इसको लर्न कर लीजिएगा, इसको लर्न कर लीजिएगा। थोड़ा कभी अगर आंसर में इसको डालेंगे तो इसका वजन आएगा। ठीक है, आर्टिकल 246 रीड विद Article 246 read with Schedule 7 divides the subject matter of law made by legislature into 3 categories. इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है, इसको 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया हुआ है। पहली कैटेगरी है यूनियन लिस्ट, दूसरी कैटेगरी है स्टेट लिस्ट और तीसरी कैटेगरी है कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट में ओनली सेंट्रल गवर्नमेंट हैज द पावर ऑफ लेजिस्लेशन ऑन सब्जेक्ट मैटर्स कवर्ड इन द लिस्ट। तो यूनियन लिस्ट में जो भी मैटर्स दिए हैं उन मैटर्स पे टैक्सेस इंपोज करने की पावर केवल और केवल सेंट्रल गवर्नमेंट की है। स्टेट लिस्ट में जो मैटर्स दिए हैं उन पे टैक्स लगाने की पावर केवल और केवल स्टेट गवर्नमेंट की है। यानी कि स्टेट लिस्ट में जो मैटर दिया है उस पे सेंट्रल गवर्नमेंट नहीं लगा सकती, यूनियन लिस्ट में जो मैटर दिया है उस पे स्टेट गवर्नमेंट नहीं लगा सकती। अगर स्टेट लिस्ट के किसी मैटर पे सेंट्रल गवर्नमेंट ने टैक्स इंपोज कर दिया तो वो अल्ट्रा वायर हो जाएगा, वो इलीगल हो जाएगा, वो वॉइड हो जाएगा। सेम अगर यूनियन लिस्ट में कोई मैटर दिया है और उस पे स्टेट गवर्नमेंट ने अगर टैक्स इंपोज कर दिया तो वो राजा बेटा अल्ट्रा वायर्स हो जाएगा, उसकी कोई भी जुरिस्डिक्शनल वैलिडिटी नहीं रहेगी। अब एक और लिस्ट है कॉन्करेंट लिस्ट, और इसमें पावर दी गई है दोनों गवर्नमेंट्स को, सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को, कि ये लोग क्या कर सकते हैं, इस पे लॉ बना सकते हैं। कॉन्करेंट लिस्ट में सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के पास पावर है कि सर ये लोग लॉज बना सकते हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, किसी सब्जेक्ट मैटर पे अगर सेंट्रल और स्टेट दोनों ने लॉ बना दिया, कॉन्करेंट लिस्ट में किसी मैटर पे अगर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ने अगर लॉ बना दिया तो बेटा स्टेट गवर्नमेंट का लॉ अल्ट्रा वायर्स हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा, और आपका सेंट्रल का लॉ प्रिवेल करेगा। तो अगर किसी सब्जेक्ट मैटर पे दोनों गवर्नमेंट्स, कॉन्करेंट लिस्ट के किसी सब्जेक्ट मैटर पे दोनों गवर्नमेंट्स अगर लॉ बना देती हैं तो उस केस में स्टेट गवर्नमेंट की लॉ
वापस ले ली जाएगी और सेंट्रल गवर्नमेंट का जो लॉ है राजा बेटा वो प्रिवेल करेगा। यूनियन लिस्ट में वो मैटर्स जो केवल सेंट्रल गवर्नमेंट लगा सकती है, स्टेट लिस्ट में वो मैटर्स जहां पर सिर्फ और सिर्फ स्टेट गवर्नमेंट लगा सकती है, कॉन्करेंट लिस्ट में वो मैटर्स जहां पे सेंट्रल और स्टेट दोनों लगा सकती है, लेकिन अगर किसी मैटर पे दोनों ने लगा दिया तो स्टेट की नहीं मानी जाएगी, वहां पर सेंट्रल की मानी जाएगी। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि सर हम जो ये इनकम टैक्स पढ़ रहे हैं ये किसका है, ये सेंट्रल का है कि स्टेट का है कि दोनों का है? तो राजा बेटा इनकम टैक्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू है। इनकम टैक्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का रेवेन्यू है, यानी कि ये जो इनकम टैक्स है ये कहां पर मेंशन है, ये यूनियन लिस्ट में मेंशन है। यूनियन लिस्ट की एंट्री नंबर 82 है राजा बेटा, यूनियन लिस्ट की एंट्री नंबर 82 है। ये पावर देती है सेंट्रल गवर्नमेंट को कि ये टैक्सेस इंपोज कर सकते हैं ऑन इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम को छोड़कर, एग्रीकल्चर इनकम को छोड़कर बाकी इनकम्स पे टैक्स लगाने की पावर सेंट्रल गवर्नमेंट को दी गई है, यानी कि इनकम टैक्स जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी ऑन द इनकम अदर देन एग्रीकल्चर इनकम। एग्रीकल्चर इनकम पे, खेती बाड़ी से होने वाली इनकम पे सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी टैक्स कलेक्ट नहीं करेगी। खेती बाड़ी से होने वाली इनकम पे टैक्सेस अगर लगेंगे तो वो स्टेट गवर्नमेंट लगाती है, अन्यथा उसके ऊपर कोई भी टैक्सेस इंपोज नहीं किए जाते हैं। राइट, चलिए बच्चों अब बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ टैक्स लॉस की। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हमारे पास दो तरीके के टैक्स हैं, एक है हमारे पास डायरेक्ट टैक्स और एक है हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स। दोनों ही टैक्सेस कौन लेकर आया है सर? दोनों ही टैक्सेस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लेकर आई है। ठीक है, दोनों ही टैक्सेस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस लेकर आई है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के ऊपर लॉ बना दिया। अब सोच के देखो, क्या मिनिस्ट्री इस लॉ की इंप्लीमेंटेशन को चेक करेगी कि पब्लिक लॉ को सही तरीके से इंप्लीमेंट कर रही है कि नहीं कर रही? जो रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए गए हैं उन रूल्स एंड रेगुलेशन की कंप्लायंस हो रही है कि नहीं हो रही, क्या ये मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस चेक करेगी? द आंसर इज नो। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने क्या किया है सर? मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने डिपार्टमेंट्स बना दिए हैं। तो जैसे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, इसके अंदर एक डिपार्टमेंट आता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस है, इसके अंडर पे आता है डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, और डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू की दो ब्रांचेस हैं, एक है CBDT, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। इस डिपार्टमेंट का काम क्या है? इनकम टैक्स को पब्लिक में इंप्लीमेंट करवाना, चेक करना कि पब्लिक सही तरीके से इनकम टैक्स लॉ के प्रोविजन की कंप्लायंस कर रही है कि नहीं कर रही। अगर नहीं कर रही तो उनके ऊपर एक्शन लेना, पेनल्टी, इम्प्रिजनमेंट वगैरह वगैरह, मतलब कि पूरी की पूरी प्रोसीडिंग्स का काम करना वो CBDT का है। सेम उसी तरीके से इनडायरेक्ट टैक्स को गवर्न करने के लिए हमारे पास क्या है? CBIC। आप ऐसे समझ सकते हो कि सर हमने पावर डेलीगेट कर दी है। हमने पावर क्या कर दी है? हमने पावर डेलीगेट कर दी है किसको? CBDT को और CBIC को, और इन दोनों को बोला है कि बेटा तुम रिस्पेक्टिव टैक्सेस की कंप्लायंस को देखो, इनको सही तरीके से देश में लागू करवाने की जिम्मेदारी तुम दोनों की होती है। तो डायरेक्ट टैक्स को संभालता है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। तो इनकम टैक्स जब भी पढ़ रहे हो और वहां पर अगर वर्ड लिखकर आ जाए बोर्ड, इनकम टैक्स पढ़ते वक्त अगर आपको कहीं पर भी वर्ड दिखाई जाए बोर्ड, तो समझ जाना वो किसकी बात कर रहा है? CBDT की बात कर रहा है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की बात कर रहा है। सेम वे में हमारा जो इनडायरेक्ट टैक्स है उसको हैंडल करता है CBIC, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स। सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम्स, तो बेसिकली GST, कस्टम, आपका एक्साइज ड्यूटी, इनको कौन देखता है? इनको देखता है CBIC। तो अभी के लिए हमें जब भी बोर्ड दिखाई देगा, जब हम इनकम टैक्स पढ़ रहे होंगे, मतलब कि CBDT दिखाई दे रहा होगा। इन बोर्ड्स का काम क्या है कि सर इन बोर्ड्स को इस चीज की ड्यूटी दी गई है कि हमने जो टैक्सेस बनाए हैं, हमने जो लॉज बना दिए हैं, उन लॉज की कंप्लायंस
उन लॉस की कंप्लायंस सही तरीके से हो रही है कि नहीं, इस चीज का ध्यान रखने का काम तुम्हारा है। जहां कहीं पर भी रूल्स फ्रेम करने हैं, जहां कहीं पर भी रूल्स फ्रेम करने हैं इन लॉ को कंप्लाई करने के लिए, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जब आपका लॉ लेकर आती है तो उसके अंदर वो लिख देती है एज पर रूल प्रिस्क्राइब्ड। कोई भी काम होगा, ये काम इस तरीके से होगा एज पर रूल्स। कोई भी काम होगा तो वो इस तरीके से होगा एज पर रूल्स। मिसाल के तौर पर जैसे हम अभी आगे चल के एक चैप्टर पढ़ेंगे पीजीबीपी, प्रॉफिट एंड गेन्स फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। इसमें डेप्रिसिएशन की बात आएगी और डेप्रिसिएशन के लिए लिख दिया है एज पर रूल्स प्रिस्क्राइब, कि डेप्रिसिएशन लगेगा लेकिन एज पर रूल्स प्रिस्क्राइब। तो वो रूल्स देने की जिम्मेदारी किसकी है? वो रूल्स देने की जिम्मेदारी सीबीडीटी की। ठीक है, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस को जिम्मेदारी दी गई है कि इनकम टैक्स को किस तरीके से देश में लागू करना है, इनकम टैक्स को किस तरीके से देश में लागू करना है ये तुम संभालोगे। उसकी सही तरीके से इंप्लीमेंटेशन हो रही है कि नहीं हो रही ये तुम संभालोगे। तुम्हारा जिम्मा है सही तरीके से इनकम टैक्स के रेवेन्यू को हम तक पहुंचाना। ठीक, सेम इसी तरीके से सीबीआईसी का जिम्मा है ठीक तरीके से इनडायरेक्ट टैक्सेस गवर्नमेंट के पास पहुंचाना। ठीक है, Both of the boards have been constituted under the Central Board of Revenues Act 1963। दोनों बोर्ड्स को सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यूज एक्ट के तहत बनाया गया है। सीबीडीटी डील करती है लेवी एंड कलेक्शन ऑफ ऑल द डायरेक्ट टैक्सेस और सीबीआईसी डील करती है लेवी एंड कलेक्शन ऑफ ऑल द इनडायरेक्ट टैक्सेस, बेसिकली ऑफ सेंट्रल लेवल। तो सेंट्रल लेवल के जितने भी इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं उनको रिकवर करने की जिम्मेदारी, उनको लेवी कलेक्ट करने की जिम्मेदारी सीबीआईसी की है और डायरेक्ट टैक्सेस को लेवी एंड कलेक्ट करने की जिम्मेदारी सीबीडीटी की है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं? हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं सर? हम लोग इनकम टैक्स लॉ पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं बेटा? सर हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इनकम टैक्स लॉ। हमें सिर्फ इनकम टैक्स एक्ट नहीं पढ़ना है बेटा। आपने फाउंडेशन लेवल पे हो सकता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट पढ़ा हो, आपने पार्टनरशिप एक्ट पढ़ा हो, आपने कॉन्ट्रैक्ट लॉ नहीं पढ़ा होगा, आपने पार्टनरशिप लॉ नहीं पढ़ा होगा, लेकिन यहां पर आप क्या पढ़ने वाले हो? यहां पर आप इनकम टैक्स लॉ पढ़ने वाले हो। और इनकम टैक्स लॉ कहां से बनता है? तो इसकी बहुत सारी ब्रांचेस हैं जो हमें पढ़नी पड़ती हैं, तब जाकर हमें समझ में आती है इनकम टैक्स लॉ की। तो सबसे पहले आपको इनकम टैक्स एक्ट पढ़ना होता है, इनकम टैक्स एक्ट 1961। इसके बाद आपको फाइनेंस एक्ट पढ़ना पड़ता है। इसके बाद आपको इनकम टैक्स रूल्स पढ़ने होते हैं। इसके बाद आपको बहुत सारे सर्कुलर्स पढ़ने पड़ते हैं। इसके बाद आपको नोटिफिकेशंस पढ़नी पड़ती हैं। और इसके बाद आपको केस लॉस भी पढ़ने पड़ते हैं। कौन से केस लॉस? रिलेटेड टू इनकम टैक्स। आपको केस लॉस पढ़ने होते हैं हाई कोर्ट के, और आपको सुप्रीम कोर्ट के केस लॉस पढ़ने होते हैं। तो जब आप ये सारी चीजें पढ़ते हो तब जाके आपका इनकम टैक्स लॉ कंप्लीट होता है, आपको इनकम टैक्स की नॉलेज मिलती है। अकेला इनकम टैक्स एक्ट पढ़ के आपको इनकम टैक्स लॉ की नॉलेज नहीं मिलेगी। ठीक है, आपको अकेला इनकम टैक्स एक्ट पढ़ के इनकम टैक्स की नॉलेज नहीं मिलेगी। आपका ये इनकम टैक्स एक्ट बनाया गया था 1961 के अंदर और इसे एप्लीकेबल किया गया था इंडिया में 1 अप्रैल 1962 को। तो इतना पुराना एक्ट है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। 1961 में बना था इनकम टैक्स एक्ट। और आपको बता दें कि ये जो इनकम टैक्स एक्ट है
ये हर साल अपडेट होता है, हर साल ये अमेंड होता है। आप जो अभी पढ़ रहे हो इसका लगभग लगभग 10 से 15% चेंज हो जाएगा अगले साल। आप जो अभी पढ़ रहे हो उसका 10 से 15% चेंज हो जाएगा अगले साल, उसका 10 से 15% अगले साल। मतलब इसके अंदर फ्रीक्वेंट बेसिस पे चेंजेस आते रहते हैं। कई बार एग्जिस्टिंग प्रोविजंस को चेंज किया जाता है, ऑल्टर किया जाता है, उनमें लिमिट्स को रिवाइज किया जाता है, उनमें अमाउंट्स को रिवाइज किया जाता है, और कई बार ऑल टुगेदर नया सेक्शन लाया जाता है, कई बार ऑल टुगेदर कोई सेक्शन डिलीट कर दिया जाता है। तो ये सारी चीजें अपडेट होती रहती है फ्रॉम ईयर टू ईयर बेसिस। तो भले ये इनकम टैक्स एक्ट है 1961 का, लेकिन इसे अमेंड किया जाता है, अपडेट किया जाता है आज की डेट पे, राइट। तो अभी आपका जो साल चल रहा है वो चल रहा है सर जी 2022, ठीक है। अभी जो आपका साल चल रहा है वो है 2022। तो हम लोगों को जो इनकम टैक्स एक्ट पढ़ना है, हम लोगों को जो इनकम टैक्स एक्ट पढ़ना है वो एज पर अमेंडेड अप टू 2022 पढ़ना है। 2022 तक जो अमेंडमेंट्स आई हैं हमें उन अमेंडमेंट्स को ध्यान में रखते हुए पढ़ना है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि सर अमेंडमेंट आती कैसे है। तो हर साल 1 फरवरी को हमारा जो फाइनेंस मिनिस्टर है करंटली, हमारी जो क्या नाम है, निर्मला सीतारमन जी, ठीक है, निम्मो ताई जो है हमारी, ठीक है, सीता ताई जो है हमारी, वो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है। वो 1 फेब को क्या करती हैं सर, वो 1 फेब को पार्लियामेंट में बजट लेकर आती हैं, और इस बजट को जब पार्लियामेंट से पास कर दिया जाता है तो ये आपका फाइनेंस एक्ट बन जाता है। तो आपका जो इनकम टैक्स एक्ट है वो हर साल अमेंड किया जाता है। ये इनकम टैक्स एक्ट है, ये हर साल अमेंड किया जाता है विद द हेल्प ऑफ फाइनेंस एक्ट। तो इसके अंदर जो अमेंडमेंट्स आ रही हैं, इनकम टैक्स के अंदर जो अमेंडमेंट्स आ रही हैं वो फाइनेंस एक्ट के थ्रू आ रही हैं। हर साल फाइनेंस एक्ट आता है, हर साल फाइनेंस एक्ट आता है, और वो फाइनेंस एक्ट आपके इनकम टैक्स एक्ट 1961 को अमेंड कर देता है। यानी कि आपका इनकम टैक्स एक्ट 1961 अमेंड हो जाता है विद द हेल्प ऑफ फाइनेंस एक्ट। सर हमारा एग्जाम 2023 में है, सर हमारा एग्जाम 2023 में है। हो सकता है हम मई 23 में एग्जाम दें, हो सकता है हम जून 23 में एग्जाम दें, हो सकता है हम नवंबर 23 में एग्जाम दें, हो सकता है हम दिसंबर 23 में एग्जाम दें, ठीक है। तो सर हमारे ऊपर कौन सा वाला फाइनेंस एक्ट एप्लीकेबल होगा? क्या हमारी जो सीतारमन जी हैं वो फाइनेंस एक्ट 2023 लेकर आएंगी फरवरी में, हमारे एग्जाम में फाइनेंस एक्ट 2023 एप्लीकेबल होगा? द आंसर इज बिग नो। हमारे एग्जाम में फाइनेंस एक्ट 2023 एप्लीकेबल नहीं होगा, हमारे एग्जाम में फाइनेंस एक्ट 2022 एप्लीकेबल होगा। आप एग्जाम भले 2023 में लिखोगे, आप एग्जाम भले 2023 में लिखोगे, लेकिन आपके ऊपर फाइनेंस एक्ट 2023 एप्लीकेबल नहीं होगा, आपके ऊपर फाइनेंस एक्ट 2022 एप्लीकेबल होगा। दिस इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल इन योर एग्जाम्स। हमें इसके हिसाब से तैयारी करनी है, ठीक है। अभी क्या है क्यों है मैं हर चीज में आपको बताऊंगा, ठीक है। ये इनकम टैक्स एक्ट क्या है, फाइनेंस एक्ट क्या है, अभी तो सिर्फ मैं आपको बैकग्राउंड दे रहा हूं कि हमें करना क्या है। इसके बाद बहुत सारे प्रोविजंस ऐसे हैं इनकम टैक्स एक्ट 1961 के अंदर जहां पर लिख दिया गया है कि ये प्रोविजंस की एप्लीकेशन होगी एज पर रूल्स। बहुत जगहों पर इनकम टैक्स एक्ट के अंदर लिख दिया गया है कि ये प्रोविजन की एप्लीकेबिलिटी होगी एज पर रूल्स। तो उसके लिए हमें इनकम टैक्स रूल्स पढ़ने पड़ते हैं। जैसे अभी आगे चल के हम एक चैप्टर पढ़ेंगे सैलरी, आगे चल के हम एक चैप्टर पढ़ेंगे सैलरी, इनकम अंडर द हेड सैलरी। तो जब सैलरी पढ़ रहे होंगे तो इसके अंदर एक टर्म आएगा परक्यूजिट। परक्यूजिट्स का मतलब क्या होता है सर? फैसिलिटीज।
फैसिलिटीज प्रोवाइडेड बाय एम्प्लॉयर। आपने सुना होगा आपके किसी ना किसी नोन वन को, रिलेटिव को, फ्रेंड्स को, भैया को, भाभी को, चाचा को, मामा को, अगर वो जॉब करते हैं तो आपने सुना होगा शायद कि सर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को एक कार दे रखी है सर। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को एक कार दे रखी है सर जी, ठीक है। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को एक कार दे रखी है और इस कार को एम्प्लॉय यूज करता है अपने पर्सनल पर्पस के लिए। इस कार को एम्प्लॉय यूज करता है अपने पर्सनल पर्पस के लिए, अपनी गर्लफ्रेंड को लॉन्ग ड्राइव्स पे ले जाता है सर। इसी कार में वो उसको आइसक्रीम वाइसक्रीम भी खिलाता है सर, ठीक है। अब आपके दिमाग में और गंदे ख्यालात आ रहे होंगे, उससे पहले वो जगह लें, मैं टॉपिक को बदल देता हूं, ठीक है। तो सर इस गाड़ी में एम्प्लॉय अपने मजे ले रहा है, तो इनकम टैक्स एक्ट कहता है कि ये जो कार एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दी है, ये जो कार एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को दी है, इस कार की जो परक्यूजिट वैल्यू है, इस कार की जो परक्यूजिट वैल्यू है वो इंक्लूड करी जाएगी इन सैलरी। मतलब ये जो कार से आपको बेनिफिट मिल रहा है, ये कार से जो आपको बेनिफिट मिल रहा है, उस बेनिफिट को मनी टर्म्स में कन्वर्ट करा जाएगा और उसे आपकी सैलरी के अंदर इंक्लूड कर दिया जाएगा। इस बेनिफिट को, ये जो कार एम्प्लॉयर ने आपको दे रखी है, जिसमें आप अपनी गर्लफ्रेंड को घूमी घूमी लेके जाते हो, अपने परिवार वालों को घूमी घूमी लेके जाते हो, मम्मी पापा को घूमी घूमी लेके जाते हो, ठीक है ना। तो इस कार से जो बेनिफिट आप डिराइव कर रहे हो, उस बेनिफिट की मनी वैल्यू आपकी सैलरी में ऐड करा जाएगा। अब ये बेनिफिट की मनी वैल्यू कैसे ऐड होगी? तो ये बेनिफिट आपकी मनी वैल्यू, जो बेनिफिट की मनी वैल्यू है वो आपकी सैलरी में इंक्लूड होगी। ये बात कहां लिखी है? ये बात लिखी है एज पर इनकम टैक्स एक्ट। ये लिखी हुई है इनकम टैक्स एक्ट के अंदर। कौन से सेक्शन में? ये लिखी है इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन नंबर 17 के अंदर, ठीक है। लेकिन ये बेनिफिट की मनी वैल्यू कहां से मिलेगी? ये बेनिफिट की मनी वैल्यू कहां से मिलेगी? इसके लिए एक्ट ने बोला कि आपको इनकम टैक्स रूल्स पढ़ने पड़ेंगे। इस बेनिफिट की मनी वैल्यू कहां से मिलेगी, उसके लिए आपको इनकम टैक्स रूल पढ़ने पड़ेंगे। तो एक्ट ने बोला कि बेनिफिट को सैलरी में इंक्लूड करा जाएगा, लेकिन बेनिफिट की मनी वैल्यू कहां से निकलेगी? इनकम टैक्स रूल से निकलेगी। तो बहुत जगहों पर इनकम टैक्स एक्ट रूल्स का इस्तेमाल करता है प्रोविजन की एप्लीकेशन करने के लिए, प्रोविजन को जान देने के लिए वो रूल्स का सहारा लेता है, ठीक है। तो अपन को रूल्स पढ़ने पड़ेंगे। कई बार जब लॉ निकलता है तो उसमें एम्बिग्विटी रहती है, कुछ कंफ्यूजन रहता है, तो बोर्ड सर्कुलर्स इशू करता है उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए कि सर लॉ की एप्लीकेशन होगी कैसे, ठीक है। तो कई बार आपका जो लॉ रहेगा उसकी एप्लीकेशन कैसे होगी, उसके कंफ्यूजन को दूर करने के लिए सर बोर्ड क्या करता है? सर्कुलर इशू करता है। नोटिफिकेशंस क्या होती हैं? सर सरकार टाइम टू टाइम हमारे चेंजेस लेकर आती है। एक तो मेजर चेंजेस लेकर आती है वो फाइनेंस एक्ट के थ्रू, मेजर चेंज वो लेकर आती है फाइनेंस एक्ट के थ्रू। तो अब फाइनेंस एक्ट फेब में आ गया, फाइनेंस एक्ट 1 फेब को आ चुका है। 1 फेब 22 को बजट पास हो गया था, बजट अनाउंस हो गया था, बजट पार्लियामेंट में प्रेजेंट हो गया था, उसके ऊपर वोटिंग होके वो फाइनेंस एक्ट बन गया, ये कार्यक्रम हो गया। लेकिन अगर ड्यूरिंग द ईयर हमें कोई चीज चेंज करनी है, ड्यूरिंग द ईयर हमें कोई चीज इंप्लीमेंट करनी है, तो उसके लिए क्या करें? तो अगर ड्यूरिंग द ईयर आपको कोई चेंज लेकर आना है, ड्यूरिंग द ईयर आपको कोई चीज इंप्लीमेंट करनी है, तो उसके लिए सरकार किसका इस्तेमाल करती है? सरकार नोटिफिकेशंस का इस्तेमाल। फिर से रिपीट करता हूं, मेन पूरी जो जान है इनकम टैक्स की वो यहां लिखी हुई है, सारे के सारे प्रोविजंस यहां पर लिखे हुए हैं। अगर आप उन प्रोविजंस की कंप्लायंस नहीं करोगे तो क्या पेनल्टी होगी, क्या प्रोसिक्यूशन होगा, वो सारी चीजें यहां पर लिखी हुई। इसको अमेंड करने की जिम्मेदारी फाइनेंस एक्ट की है। हर साल फाइनेंस एक्ट आता है
और वो इसे अमेंड कर देता है। इसके अंदर कुछ चीजें ऐसी लिखी हैं जिनको कंप्लाई करने के लिए रूल्स की जरूरत लगती है, तो उसके लिए रूल्स बनाए गए। इसके बाद जब ये लॉ बनाया जाता है तो इनके अंदर कुछ एम्बिग्विटी रह जाती है, इनको कैसे अप्लाई करना है, किसी भी टर्मिनोलॉजी को एक्सप्लेन करना है, तो उसके लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? सर्कुलर्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब ड्यूरिंग द ईयर अगर हमें कोई चेंजेस लेकर आने हैं तो सरकार उसके लिए किसका इस्तेमाल करती है? नोटिफिकेशंस का इस्तेमाल करती है। कई बारी लॉ को पढ़ने में दो लोगों का अलग व्यू निकलता है, डिपार्टमेंट का व्यू और असेसी का व्यू। असेसी वो व्यक्ति जो टैक्स पेयर है, तो ऐसे कहें कि डिपार्टमेंट का व्यू और टैक्स पेयर का व्यू डिफरेंट हो सकता है। लॉ को पढ़ने का और उसका क्रक्स निकालने का, उसका मीनिंग निकालने का जो व्यू है वो दोनों का अलग हो सकता है, जिसकी वजह से डिस्प्यूट अराइज हो जाता है। तो कई बार मैटर लिटिगेशन में चला जाता है। तो जब कहीं पर लॉ क्लियर वर्ड्स में नहीं है, जब कहीं पर भी लॉ क्लियर वर्ड्स में नहीं है, क्वेश्चन ऑफ लॉ आ जाता है, क्वेश्चन ऑफ लॉ आ जाता है, तो उसके लिए हम लोग को कहां जाना पड़ता है? उसके लिए हमें कोर्ट्स पे जाना पड़ता है। और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स होते हैं उन्हें कंसीडर करना पड़ता है। ठीक है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के डिसीजंस को हमें कंसीडर करना पड़ता है। अगर हम हाई कोर्ट के डिसीजन से खुश नहीं होते तो हम सुप्रीम कोर्ट के पास चले जाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होता है वो फुल एंड फाइनल होता है। ठीक है, यहां तक बातें क्लियर हुई आप सभी को? क्या पढ़ रहे हैं सर? हम लोग इनकम टैक्स लॉ पढ़ रहे हैं। इनकम टैक्स लॉ कहां से बना है उसके लिए 6 चीजें हम लोग को ध्यान में रखनी है। आइए इन 6 चीजों को जरा यहां से रीड करने की कोशिश करते हैं। What are the sources of income tax law in India? तो सबसे पहले इनकम टैक्स एक्ट 1961 amended up to date. The provisions of income tax extends to the whole of India and became effective on 1st April 1962. तो इसको याद कर लीजिएगा, कभी किसी को इंप्रेशन मारना हो तो सर बड़ी मजा आती है इन सब चीजों में। एक्ट 1961 का है, इनकम टैक्स एक्ट 1961 का है, लेकिन ये एप्लीकेबल हुआ, इफेक्टिव हुआ 1 अप्रैल 1962 से। इट कंटेन्स सेक्शन 1 to 298 एंड शेड्यूल 1 to 14। तो इस एक्ट के अंदर टोटल 298 सेक्शंस हैं और इसके अंदर 14 शेड्यूल्स हैं। एक्ट कंटेन प्रोविजंस फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ टैक्सेबल इनकम। एक्ट के अंदर प्रोविजंस लिखे हुए हैं कि सर कैसे टैक्सेबल इनकम डिटरमिन करी जाएगी, कैसे आपकी इनकम निकलेगी, कैसे आपकी टैक्स लायबिलिटी निकलेगी, कैसे आपका असेसमेंट होगा। मतलब आपने जो इनकम दिखाई है, आपने जो खर्चे दिखाए हैं, आपने जो टैक्स निकाला है, इसको सरकार देखेगी कि सही निकाला है कि नहीं। तो सरकार आपका असेसमेंट करेगी कि आपने सही इनकम दिखाई है कि नहीं, आपने सही टैक्स लायबिलिटी दिखाई है कि नहीं, और अगर नहीं दिखाई है तो उसके अगेंस्ट कैसे एक्शन लेना है। तो इसको बोलते हैं असेसमेंट। तो असेसमेंट का प्रोसीजर क्या रहेगा? अपील, अगर असेसी और डिपार्टमेंट, टैक्स पेयर और डिपार्टमेंट के बीच में डिस्प्यूट हो जाता है, अलग अलग व्यू निकल कर आता है, तो सर कैसे हम अपील में जा सकते हैं, कैसे आपके ऊपर पेनल्टीज इंपोज होंगी अगर आपने लॉ की कंप्लायंस नहीं करी, प्रोसिक्यूशन, कब कब आपको जेल भी हो सकती है लॉ की कंप्लायंस ना करने पे, और क्या पावर और ड्यूटीज हैं इनकम टैक्स अथॉरिटीज की। ये सारी चीजें इनकम टैक्स एक्ट में लिखी हुई हैं। मतलब पूरा का पूरा करता धरता आपका ये इनकम टैक्स एक्ट है, और इसको सपोर्ट करते हैं फाइनेंस एक्ट, इनकम टैक्स रूल्स, सर्कुलर्स, नोटिफिकेशंस, केस लॉस। फाइनेंस एक्ट एनुअल अमेंडमेंट। अब ध्यान से समझिएगा मेरी बात को, ध्यान से समझिएगा मेरी बात को। सबसे पहले फाइनेंस मिनिस्टर क्या करता है? फाइनेंस मिनिस्टर बजट प्रेजेंट करता है पार्लियामेंट में। वो बजट प्रेजेंट करता है पार्लियामेंट में। जनरली ये 1 फेब को हो जाता है, जनरली ये 1 फेब को हो जाता है एवरी ईयर।
और ये बजट एप्लीकेबल होता है नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए। ये बजट एप्लीकेबल होता है फॉर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के लिए। यानी कि अगर बजट आया है 1 फेब 22 को, तो 1 फेब 22 कौन सा साल है? 21-22। अगर ये बजट एक्ट बनेगा, अगर ये बजट एक्ट बनेगा, तो ये एक्ट एप्लीकेबल कब होगा? सर ये एक्ट एप्लीकेबल होगा फाइनेंशियल ईयर 22-23 में। ये एक्ट एप्लीकेबल होगा फाइनेंशियल ईयर 22-23 में। अब मुद्दा ये उठता है कि सर ये बजट एक्ट बनेगा कैसे? तो जब बजट पार्लियामेंट में प्रेजेंट होता है तो पार्लियामेंट के अंदर इस पे वोटिंग होती है। सबसे पहले वोटिंग लोकसभा में होती है, जिसमें जितने भी एमपीज हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं, वोट करते हैं। फिर इस पे वोटिंग राज्यसभा में होती है, तो जितने भी राज्यसभा के मेंबर्स हैं वो इस पे वोट करते हैं। और उसके बाद ये आफ्टर वोटिंग जब लोकसभा से पास हो जाता है, राज्यसभा से पास हो जाता है, तो ये हमारे प्रेसिडेंट के पास पहुंच जाता है। और प्रेसिडेंट साहब जब इस पे अपना सिग्नेचर करते हैं, जब इस पे अपना सिग्नेचर करते हैं, तो ये जो फाइनेंस बिल है, जो ये फाइनेंस बिल है, वो फाइनेंस एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ये फाइनेंस बिल जो है वो फाइनेंस एक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। अब बेटा सोच के देखो, क्या कभी ऐसा होगा कि अगर देश की फाइनेंस मिनिस्टर पार्लियामेंट में बजट प्रेजेंट करे और लोकसभा में उसको मेजॉरिटी वोट ना मिले? क्या ऐसा हो सकता है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। सर ऐसा क्यों नहीं होता है? क्योंकि अगर मैं बात करूं सीताताई की, हमारी निर्मला सीतारमण जी जो है वो कौन सी पॉलिटिकल पार्टी से है? सर वो बीजेपी से है। हमारे पास पार्लियामेंट में मेजॉरिटी भी किसके पास है? सर पार्लियामेंट में मेजॉरिटी भी बीजेपी के पास है। यानी कि बीजेपी की फाइनेंस मिनिस्टर अगर पार्लियामेंट में बजट प्रेजेंट करेंगी तो पार्लियामेंट में मेजॉरिटी वोट बीजेपी का है जो उनके फेवर में जाएगा। मतलब ऐसा होना ही नहीं है, ऐसा होना ही नहीं है कि फाइनेंस मिनिस्टर बजट प्रेजेंट करे और उसे लोकसभा पे मेजॉरिटी ना मिले। ऐसा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सर ये जिस पार्टी की है उसी पार्टी की पार्लियामेंट में मेजॉरिटी भी है और वहां से उसे एसेंट मिलना तय है। लोकसभा से बिल जब पास हो जाता है तो वो राज्यसभा में वोटिंग के लिए जाता है और राज्यसभा में भी मेजॉरिटी किसकी होने वाली है? मेजॉरिटी होने वाली है आपकी रूलिंग गवर्नमेंट की। राज्यसभा में भी उसको पावर मिल जाती है, असेंट मिल जाता है और फिर वो पहुंचता है प्रेसिडेंट साहब के पास। और जनरली प्रेसिडेंट साहब भी उसी पार्टी के ही होते हैं। जैसे कि करंट जो रामनाथ कोविंद जी हैं वो बीजेपी पार्टी के ही हैं, तो वो भी उसको एक्सेप्ट ही करेंगे। तो सर उस पे सिग्नेचर आना तय है। यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर ने जो बजट प्रपोज किया है, जो बिल प्रेजेंट किया है, उसे एक्ट बनने से कोई रोकेगा नहीं, वो एक्ट बनेगा। तो राजा बेटा हमारा जो फाइनेंस बिल 2022 आया है, यही आगे चल के फाइनेंस एक्ट 2022 बनेगा। बिल की कोई भी ज्यूरिसडिक्शनल वैलिडिटी नहीं है, इसकी कोई भी ज्यूरिसडिक्शनल वैलिडिटी नहीं है और फाइनेंस एक्ट बन जाएगा तो इसकी ज्यूरिसडिक्शनल वैलिडिटी है। ठीक है। अब ये जो फाइनेंस एक्ट 2022 है ये किसके ऊपर लगने वाला है? सर ये लगने वाला है फाइनेंशियल ईयर 2022-23 पे। मतलब 2022-23 में हम जो भी इनकम्स कमाएंगे, हम
फाइनेंशियल ईयर 2022-23 में जो भी इनकम कमाएंगे उस इनकम पे टैक्स लगने का तरीका किसका होगा? फाइनेंस एक्ट 2022 का। तो हर साल आपका फाइनेंस बिल प्रेजेंट होता है, बिल एक्ट में कन्वर्ट होता है और वो एक्ट इनकम टैक्स एक्ट को अमेंड कर देता है। जिस ईयर में ये आता है उसके अगले फाइनेंशियल ईयर के ऊपर ये एप्लीकेबल होता है। तो 1 Feb 22 को सीतारमन जी ने बिल प्रेजेंट किया था। 1 Feb 22 को निर्मला सीतारमन ने बिल प्रेजेंट किया था। ये आगे चल के फाइनेंस एक्ट 2022 बना था और 2022 एप्लीकेबल होगा 2022-23 फाइनेंशियल ईयर पे, यानी कि 22-23 में जो भी इनकम कमाई जाएंगी उस इनकम को गवर्न किया जाएगा, उस इनकम को कैलकुलेट किया जाएगा एज पर द प्रोविजंस ऑफ फाइनेंस एक्ट 2022। टैक्सेस जो लगाए जाएंगे वो एज पर फाइनेंस एक्ट 2022 लगाए जाएंगे। एवरी ईयर अ फाइनेंस बिल इज प्रेजेंटेड बिफोर द पार्लियामेंट बाय द फाइनेंस मिनिस्टर। द बिल कंटेन्स वेरियस अमेंडमेंट। इस बिल के अंदर क्या है? अमेंडमेंट्स है which are sought to be made in the areas of direct and indirect taxes levied by the central government. When the finance bill is approved by both the houses of the parliament, Lok Sabha, Rajya Sabha, and receives the assent of the president, मतलब president साहब ने signature कर दिया, ये bill finance act बन जाता है। और जो provisions है finance act के thereafter incorporate कर लिए जाते हैं income tax act में, यानी कि finance act income tax act को amend कर देता है। अब जो फर्स्ट स्केड्यूल है फाइनेंस एक्ट का, उसमें 4 पार्ट होते हैं जो कि ये बताते हैं कि टैक्स का रेट क्या होगा। फाइनेंस एक्ट का जो फर्स्ट स्केड्यूल है उसके 4 पार्ट होते हैं जो कि ये बताता है कि सर इसमें क्या रेट ऑफ टैक्सेस लगने वाले हैं। पार्ट 1 ऑफ द फर्स्ट स्केड्यूल टू फाइनेंस एक्ट स्पेसिफाई द रेट ऑफ टैक्स एप्लीकेबल फॉर द करंट असेसमेंट ईयर। अभी ये असेसमेंट ईयर क्या है अपने दिमाग में लोड मत डालो, इतना समझो कि करंट ईयर में जो टैक्सेस लगेंगे वो किस रेट से लगेंगे, ये आपको समझना है। पार्ट 2 स्पेसिफाई द रेट एट विच टैक्स इज डिडक्टेबल एट सोर्स फ्रॉम द करंट फाइनेंशियल ईयर। रेट एट विच टैक्स इज डिडक्टेबल, रेट एट विच टैक्स इज डिडक्टेबल, सर इसका क्या मतलब है? TDS इसको बोलते हैं बेटा शॉर्ट में TDS। तो सर आपका जो सेकंड पार्ट है उसके अंदर TDS का रेट होगा। TDS क्या होता है? सर कुछ पेमेंट्स सरकार नोटिफाई करती है जिन पेमेंट्स पे इमीडिएटली टैक्स डिडक्ट कर लिया जाता है। जैसे कौन बनेगा करोड़पति, इसमें जब आप जाते हो और आप इसमें 1 करोड़ रुपए की धनराशि जीत जाते हो एज पर अमिताभ बच्चन टर्मिनोलॉजी, तो अमिताभ बच्चन जी आपको 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर करने का दिखावा करते हैं आईपैड पे या जो भी वो पैड यूज करते हैं उस पे। वो दिखाते हैं कि उन्होंने आपके अकाउंट में 1 करोड़ रुपए ट्रांसफर कर दिए। मैं आपको बताना चाहूंगा कि श्री 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 अमिताभ बच्चन जी नेशनल टीवी पे सरेआम आपसे झूठ बोल रहे हैं, इस देश से झूठ बोल रहे हैं। वो कभी भी सीधे सीधे 1 करोड़ रुपया विनर के अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर सकते, क्योंकि यहां पर सरकार ने बोला है कि जब कभी भी कोई व्यक्ति लॉटरी जीतता है, गेम शो जीतता है, कार्ड गेम जीतता है, क्रॉसवर्ड पजल जीतता है, तो सर जो पेयर है, जो व्यक्ति ये विनिंग अमाउंट देगा उसे इस पे TDS काटना है 30%। जो कंटेस्टेंट 1 करोड़ रुपए जीता है वो उसकी इनकम है और सरकार कहती है कि आप इस इनकम पे पहले से ही टैक्स काट के हमको जमा करोगे। तो सोनी टेलीविजन आपको कभी भी 1 करोड़ रुपया नहीं देगी, वो 1 करोड़ में से 30% का टैक्स डिडक्ट करेगी, क्योंकि सरकार ने ऐसा बोला है। वो आपके अकाउंट में 70 लाख ही क्रिएट करेंगे और आपके बिहाफ पे 30 लाख रुपए सरकार को जमा करेंगे। अब ऐसा करने के लिए उनको किसने कहा था? गवर्नमेंट ने कहा था। रेट कौन से एप्लीकेबल होगा वो उनको पता लगा था फर्स्ट शेड्यूल के पार्ट 2 से। ठीक है,
तो टीडीएस ऐसी कुछ पेमेंट्स है, जैसे आपकी एफडी है बैंक में और उस पे 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट आता है, तो कभी भी आपको पूरा 1 लाख रुपए क्रेडिट नहीं किया जाएगा, उस पे 10% का टीडीएस काट लिया जाएगा और आपके अकाउंट में केवल 90,000 रुपए का ही इंटरेस्ट क्रेडिट किया जाएगा। बैंक को बोला गया है कि तुम्हें टीडीएस उस पे काट के चलना है। तो ऐसे ही बहुत सारी पेमेंट्स है जहां पर सरकार ने टीडीएस के रेट बताए हुए हैं, और वो टीडीएस के रेट हमें कहां से मिलते हैं? पार्ट 2 से मिलते हैं। ठीक है जी। इसके बाद आता है पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 हमें बताता है कि सैलरी इनकम पे टीडीएस किस रेट से कटेगा। सैलरी इनकम पे टीडीएस किस रेट से कटेगा और एडवांस टैक्स कैसे कंप्यूट किया जाएगा। ठीक है, हमारे ऊपर कई बार एडवांस टैक्स पे करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। हम जैसे जैसे पैसा कमाते जाते हैं वैसे वैसे हमें सरकार को टैक्सेस का पेमेंट करना होता है। तो सर वो पेमेंट कैसे होगी, इसके बारे में पार्ट 3 में लिखा हुआ है। पार्ट 4 में लिखा हुआ है कि आपकी नेट एग्रीकल्चर इनकम कैसे कंप्यूट होगी। ये केवल और केवल आपकी जनरल नॉलेज के लिए है, इसके ऊपर एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन फ्रेम नहीं होता है। ये जितनी बातें मैं आपके साथ कर रहा हूं ये बेसिक है, ये आपको एक कनेक्शन बनाएगी आपका इस सब्जेक्ट के साथ, राइट। आपको कोई भी चीजें नई नई नहीं लगेंगी जब हम लोग मेन चैप्टर्स को पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो यहां पर आपका कनेक्शन बिल्डअप हो रहा है। इनमें से एग्जाम में कुछ भी नहीं आने वाला है, अभी तक जो मैंने बातें करी एटलीस्ट वहां से तो एग्जाम में कुछ भी नहीं आने वाला है। दिस इज ओनली फॉर द पर्पस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग कि लॉ चल कैसे रहा है। ठीक है, तो सर उसने क्या कहा, फाइनेंस एक्ट क्या करने वाला है। फाइनेंस बिल जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करती हैं, जब उसे दोनों हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट से परमिशन मिल जाती है, वोटिंग हो जाती है, अप्रूवल मिल जाता है, तो प्रेसिडेंट साहब के पास असेंट के लिए भेज दिया जाता है, और प्रेसिडेंट साहब जब उस पे असेंट दे देते हैं तो वो फाइनेंस एक्ट बन जाता है। प्रोविजन ऑफ सच फाइनेंस एक्ट बाद में इनकॉर्पोरेट कर लिए जाते हैं इनकम टैक्स एक्ट में। फाइनेंस एक्ट का जो फर्स्ट शेड्यूल है इसमें रेट ऑफ टैक्सेस बताए गए हैं। इसके अंदर 4 पार्ट्स हैं। पार्ट 1 आपको बताता है कि करंट ईयर के टैक्सेस क्या होंगे। पार्ट 2 बताता है कि टीडीएस का रेट क्या होगा। पार्ट 3 बताता है कि सैलरी के ऊपर टीडीएस किस रेट से कटेगा और एडवांस टैक्स आपको कैसे कंप्यूट करना है। पार्ट 4 आपको बताता है कि आपकी नेट एग्रीकल्चर इनकम क्या होगी। ठीक है जी। इसके बाद आता है इनकम टैक्स रूल अमेंडेड अप टू डेट। इनकम टैक्स रूल बनाए गए थे 1962 में, और इनको भी फाइनेंस एक्ट के थ्रू रेगुलरली अपडेट किया जाता है। As per section 295, the board में subject to the control of the central government make the rules for the whole or any part of India for carrying out the purpose of the act. एक्ट के पर्पस को फुलफिल करने के लिए बोर्ड के पास पावर है कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में बोर्ड रूल्स बना सकता है। रूल्स एप्लीकेबल करे जाते हैं बाय द नोटिफिकेशन इन द गेजेट ऑफ इंडिया। तो जो भारत का राजपत्र है उस पे इसको इशू किया जाता है। These rules were first made in 1962 and known as Income Tax Rule 1962। मैंने आपको बताया कि रूल्स का काम क्या है। एक्ट में लिख दिया गया है कि कार का बेनिफिट आपकी सैलरी में इंक्लूड किया जाएगा, लेकिन वो बेनिफिट का कैलकुलेशन कैसे होगा वो इनकम टैक्स रूल में बताया गया है। ऐसे ही आपका सेक्शन नंबर 32 है पीजीबीपी का, वो कहता है कि आपको असेट पे डेप्रिसिएशन मिलेगा, लेकिन वो डेप्रिसिएशन का रेट क्या होगा, उसका कंप्यूटेशन क्या होगा, वो हमें रूल्स से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो सर कई जगहों पर एक्ट की बात को पूरा करने के लिए रूल्स को लाया जाता है। सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशन। सर्कुलर्स क्या होते हैं सर? सर्कुलर्स भी इश्यू करता है सीबीडीटी। रूल्स कौन बना रहा था? बोर्ड बना रहा था, यानी कि सीबीडीटी। सर्कुलर्स कौन लेकर आ रहा है? सीबीडीटी। Circulars are issued by CBDT from time to time with deal with certain specific problem। किसी स्पेसिफिक प्रॉब्लम को डील करने के लिए, या फिर कोई भी डाउट अगर आ रहा है लॉ को पढ़ के उस डाउट को क्लैरिफाई करने के लिए, क्लैरिफाई द डाउट रिगार्डिंग द स्कोप एंड द मीनिंग ऑफ द सर्टेन प्रोविजंस ऑफ द। तो सर्टेन प्रॉब्लम्स को रेक्टिफाई करने के लिए, दूर करने के लिए, जो भी डाउट्स आपके दिमाग में आ रहे हैं प्रोविजंस के स्कोप को लेकर, उसके मीनिंग को लेकर, उसको क्लैरिफाई करने का काम सर्कुलर का होता है। सर्कुलर्स आर इशूड फॉर द गाइडेंस ऑफ द ऑफिसर एंड और असेसीज। तो ये आपके इंटरनल जो डिपार्टमेंट है इनकम टैक्स का, उनके लिए इशू किया जाता है और असेसी के लिए इशू किया जाता है। जो डिपार्टमेंट है
वो बाउंड है बाय द सर्कुलर। सर्कुलर किसने इशू किया? सर्कुलर जो है वो इशू किया है बोर्ड ने, और ये मैंडेटरी है फॉर डिपार्टमेंट। मतलब सर्कुलर की जो बातें हैं वो डिपार्टमेंट के लिए मैंडेटरी है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सर्कुलर में लिखी हुई बातों को पत्थर की लकीर मानना है, लक्ष्मण रेखा मानना है, और इसको पार नहीं करना है। ठीक है, जो हमारे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है वो सर्कुलर को पत्थर की लकीर, लक्ष्मण रेखा, जो भी आप कहना चाहो वो मानेंगे, यानी कि उनको मैंडेटरली कंप्लाई करना है विद द क्लैरिफिकेशंस, विद द एक्सप्लेनेशंस गिवन इन द सर्कुलर। हाउएवर, ये जो सर्कुलर्स हैं ये बाइंडिंग नहीं है ऑन द असेसी। जो टैक्स पेयर है उसके ऊपर ये सर्कुलर बाइंडिंग नहीं है। असेसी को लगता है कि सर्कुलर अगर उसके बेनिफिट का है तो वो उसका एडवांटेज ले सकता है, लेकिन अगर उसको लगता है कि ये सर्कुलर उसके एडवांटेज का नहीं है, ये सर्कुलर उसके अगेंस्ट है, तो वो उस सर्कुलर को कंप्लाई करने से मना कर सकता है। तो इफ द सर्कुलर इज for the benefit of the assessee, then he can go for the circular, he can opt the circular, but if he thinks कि that circular is against him, तो वो उस सर्कुलर को रिजेक्ट कर सकता है। वो उसके ऊपर बाइंडिंग नहीं है, लेकिन सर्कुलर डिपार्टमेंट के ऊपर बाइंडिंग है, क्योंकि उसी के डिपार्टमेंट ने बनाया है। तो सर्कुलर बोर्ड लेकर आ रहा है, डिपार्टमेंट लेकर आ रहा है, तो डिपार्टमेंट के जो बंदे हैं उन्हें अपने डिपार्टमेंट के सर्कुलर का मान रखना पड़ेगा, उसे मानना पड़ेगा। लेकिन असेसी क्योंकि एक बाहरी व्यक्ति है, वो इससे बेनिफिट तो ले सकता है, लेकिन अगर उसका कोई नुकसान हो रहा है तो वो उसे रिजेक्ट भी कर सकता है। Notifications are issued by the central government to give effect to the provisions of the act. The CBDT is also power to make or amend the rules for the purpose of the act by issue of the notification. जैसे कि मैंने आपको बताया कि सर आपका फाइनेंस एक्ट तो साल के शुरू में आ चुका है, वो तो बिगिनिंग में आ चुका है, लेकिन अगर ड्यूरिंग द ईयर हमें कोई चीज चेंज करनी है, ड्यूरिंग द ईयर हमें कोई चीज इंप्लीमेंट करनी है, तो फिर हम कहां जाएंगे? तो उसके लिए सरकार क्या करती है? नोटिफिकेशंस का इस्तेमाल करती है। कई बार क्या होता है, कई बार ऐसा होता है कि मान लो आपका फाइनेंस एक्ट आया, उसमें लिख दिया गया कि ये सेक्शन XYZ एप्लीकेबल होगा फ्रॉम द डेट टू बी नोटिफाइड। ठीक है, ऐसा लिख दिया गया फाइनेंस एक्ट के अंदर कि ये सेक्शन XYZ एप्लीकेबल होगा फ्रॉम द डेट टू बी नोटिफाइड। ये सेक्शन आ रहा है, ये बता दिया, लेकिन कौन सी डेट से आ रहा है ये हम नोटिफाई करेंगे। कैसे नोटिफाई करेंगे? सरकार नोटिफिकेशन इश्यू करके बताएगी कि ये सेक्शन इस दिन से एप्लीकेबल है। तो फाइनेंस एक्ट तो हमारे पास शुरू में ही आ गया, फाइनेंस एक्ट तो हमारे पास शुरू में ही आ गया, उसमें लिख दिया गया कि सेक्शन XYZ का ये रूल है, ये प्रोविजन है, ये इसकी एप्लीकेबिलिटी है, लेकिन कौन से दिन से एप्लीकेबल होगा ये दिन हम आपको बताएंगे। ठीक है, सरकार ने बोला कि बेटा इसके लिए तैयार रहो, डेट क्या होगी हम बताएंगे। तो सर सरकार डेट कैसे बताएगी? नोटिफिकेशन के थ्रू बताएगी। ठीक है जी, क्लियर। इसके बाद जैसे कि मैंने बोला कि कई बारी लॉ जो होता है वो हर एक चीज को एकोमोडेट नहीं कर सकता। सिंपल सी चीज है, देखो लॉ मेकर एक बंद कमरे में बैठ के एसी ऑफिस में बैठ के लॉ बनाते हैं। ठीक है, अब वो हर एक चीज सोच नहीं सकते कि यार ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। कई बार जब चीजें लागू होती हैं, इंप्लीमेंट करी जाती हैं, तो समझ में आता है इसमें ये कठिनाइयां हैं, इसमें ये कॉन्ट्राडिक्शन है। तो अगर कई बारी लॉ कोई चीज क्लियर वर्ड्स में नहीं बता रहा, उसके दो इंटरप्रिटेशन निकल रहे हैं, एक डिपार्टमेंट के हिसाब से और एक असेसी के हिसाब से, तो बट ऑब्वियस है कि इसमें कॉन्फ्लिक्ट आएगा। डिपार्टमेंट टैक्स की डिमांड करेगा, लेकिन टैक्स पेयर कहेगा नहीं भाई ये तो मेरे फेवर का है, मैं आपको टैक्स नहीं दूंगा। तो इन केसेस में क्या होता है? मैटर अपील में जाता है। तो सबसे पहले ये मैटर पहुंचता है कमिश्नर अपील्स के पास। ठीक है, ये बातें फिलहाल फाइनल लेवल की हैं, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग के लिए समझ। सबसे पहले मैटर पहुंचता है कमिश्नर अपील के पास। तो अब मान लो कमिश्नर अपील्स ने अपने ही डिपार्टमेंट के फेवर में आंसर दे दिया कि नहीं असेसी गलत है, डिपार्टमेंट सही है, डिपार्टमेंट को टैक्स कलेक्ट करने का राइट है। तो अब आपका जो टैक्स पेयर है
वो आगे जा सकता है इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास। ये दोनों इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ही हिस्सा है, ये दोनों ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का ही हिस्सा है। तो अगर मैं अपने असेसिंग ऑफिसर जिसने मेरा असेसमेंट किया है, अगर मैं उससे संतुष्ट नहीं हूं, तो मैं पहले कमिश्नर अपील्स के पास जा सकता हूं। कमिश्नर अपील्स ने भी अगर मेरे अगेंस्ट में डिसीजन दिया तो मैं इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास जा सकता हूं। इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल ने भी अगर मेरे अगेंस्ट डिसीजन दिया तो मैं हाई कोर्ट के पास जा सकता हूं। अब हाई कोर्ट ने भी अगर मेरे अगेंस्ट डिसीजन दिया तो मैं सुप्रीम कोर्ट के पास जा सकता हूं, और सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन इज इक्विवेलेंट टू लॉ। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन इज इक्विवेलेंट टू लॉ। अगर हमारी गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के इस डिसीजन को सपोर्ट नहीं करती होगी तो वो लॉ में चेंज करके सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को नल एंड वॉइड कर सकती है। लेकिन अगर हमारी गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन से संतुष्ट है तो उस केस में वो लॉ के अंदर कोई भी चेंज लेकर नहीं आती। बात समझ रहे हो? हमारे लॉ में एम्बिग्विटी थी, लॉ में एम्बिग्विटी थी, क्लियर वर्ड्स में चीजों को नहीं लिखा हुआ था, तो इंप्लीकेशन सही नहीं निकल रही थी। मामला कमिश्नर अपील्स के पास गया, असेसी हार गया। इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास गया, असेसी हार गया। हाई कोर्ट के पास गया, असेसी हार गया। सुप्रीम कोर्ट के पास गया, असेसी जीत गया। सुप्रीम कोर्ट ने असेसी के फेवर में आंसर दे दिया। तो अब सुप्रीम कोर्ट ने जो डिसीजन दिया है वो इक्विवेलेंट टू लॉ है। जब तक लॉ मेकर अपने लॉ को, अपने एक्ट को अमेंड नहीं कर देते इस पर्टिकुलर मैटर पे, तब तक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ही कानून है। लेकिन अगर गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के विपरीत लॉ के अंदर अमेंडमेंट कर देती है तो फिर सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग वॉइड हो जाएगी और आपका जो लॉ मेकर की बात है वो वैलिड हो जाएगी। इन डिटेल आपके पास केस लॉस इंटर लेवल पे नहीं आते, फाइनल लेवल पे आते हैं। डिसीजंस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, कोई भी डिसीजन जो सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है वो एक लॉ है टिल देयर इज एनी चेंज इन द लॉ बाय द पार्लियामेंट। तो जब तक पार्लियामेंट उस चीज में कोई अमेंडमेंट नहीं करती तब तक सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन एक लॉ के बराबर है। सच डिसीजन शैल बी बाइंडिंग ऑन ऑल द कोर्ट्स, ऑल द ट्रिब्यूनल्स, इनकम टैक्स अथॉरिटी, असेसी एक्सेट्रा। तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन पूरे भारत में एप्लीकेबल माना जाएगा जब तक पार्लियामेंट उसे अमेंड ना कर दे। ठीक है, पार्लियामेंट लॉ को अमेंड करके, पार्लियामेंट लॉ को अमेंड करके सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन को वॉइड कर सकती है, दरकिनार कर सकती है। लेकिन अगर पार्लियामेंट लॉ में अमेंडमेंट नहीं करती तो सुप्रीम कोर्ट का लॉ, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन इक्विवेलेंट टू लॉ रहेगा और वो पूरे इंडिया में एप्लीकेबल हो जाएगा। ठीक है जी। डिसीजंस गिवन बाय द हाई कोर्ट और इनकम टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल, decisions given by the high court, income tax appellate tribunal are binding on all the assessees and income tax authority which fall under their jurisdiction। मतलब अगर यूपी के हाई कोर्ट का डिसीजन है, अगर यूपी के हाई कोर्ट का डिसीजन है तो वो पूरे यूपी में एप्लीकेबल होता है। दिल्ली हाई कोर्ट का डिसीजन है तो वो पूरे दिल्ली में एप्लीकेबल होता है। मतलब आप यूपी के डिसीजन को एमपी में, पंजाब में यूज नहीं कर सकते। तो यूपी हाई कोर्ट ने जो भी डिसीजन दिया है वो लॉ है, लेकिन यूपी में, यूपी के बाहर उसकी कोई जुरिस्डिक्शनल वैलिडिटी नहीं है। डिसीजन गिवन बाय द हाई कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन ऑल द असेसीज एंड द इनकम टैक्स अथॉरिटी व्हिच फॉल अंडर द जुरिस्डिक्शन अनलेस इट इज ओवर रूल्ड बाय हायर अथॉरिटी। हाई कोर्ट के ऊपर कौन है? सुप्रीम कोर्ट। तो अगर हाई कोर्ट के डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल कर दिया तो सुप्रीम कोर्ट की बात मानी जाएगी। लेकिन अगर हाई कोर्ट के डिसीजन को सुप्रीम कोर्ट ने ओवर रूल नहीं किया तो हाई कोर्ट की बात मानी जाएगी, लेकिन उसी जुरिस्डिक्शन में जिस जुरिस्डिक्शन में वो हाई कोर्ट है। तो अगर हाई कोर्ट के डिसीजन पे सुप्रीम कोर्ट की कोई भी रूलिंग नहीं आई है, सुप्रीम कोर्ट ने उसके डिसीजन को ओवर रूल नहीं किया है, तो हाई कोर्ट का डिसीजन माना जाएगा, लेकिन उसी स्टेट के अंदर जिस स्टेट का वो हाई कोर्ट है उसके बाहर नहीं माना। ठीक है, तो दिस इज द बैकग्राउंड ऑफ इनकम टैक्स लॉ
कि इनकम टैक्स लॉ कहां से बनता है। इनकम टैक्स लॉ बनने के लिए इनकम टैक्स एक्ट होता है, फाइनेंस एक्ट होता है, इसके बाद आपका इनकम टैक्स रूल्स होते हैं, सर्कुलर्स और नोटिफिकेशंस आती हैं और जुडिशियल डिसीजंस आते हैं। यहां से आपके पास कुछ भी नहीं आने वाला है। सो डोंट वरी एट ऑल, ईच एंड एवरीथिंग इज फिट एंड फाइन। आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे क्योंकि ये पहली क्लास है, ज्यादा कुछ खास हम लोगों ने डिस्कस नहीं किया, लेकिन एक इंपॉर्टेंट चंक जो बैकग्राउंड है वो हमने डिस्कस किया। कल से हमारा मेन जो इनकम टैक्स है, हम कल क्वेश्चंस भी कर रहे होंगे, कल हमारा ये मेन जो है इनकम टैक्स वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज पहली क्लास थी, लगभग लगभग हम लोगों ने 1 घंटा 50 मिनट यानी कि 2 घंटे के आसपास की हम लोगों ने क्लास करी है। यही टेन्योर रहे करेगा क्लास में, 2 घंटा 2.25 घंटा, इसके ऊपर की क्लास में नहीं लूंगा। जितनी बातें मैं क्लास में करा रहा हूं प्लीज 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 इसको सेम डे पे आप जरूर से रिवाइज कर लीजिएगा, सो दैट आपको इसकी स्ट्रॉन्ग अंडरस्टैंडिंग मिल जाए। राइट, मिलता हूं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक अपना ध्यान रखिए। बाय टू ऑल, हैव अ नाइस डे।